हेलो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस नवंबर 22 का पेपर। नवंबर 22 का पेपर मोर और लेस सिंपल ही आया था। जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, हर एक कंसेप्ट देखा होगा, उसको ये पेपर सिंपल लगा होगा, है ना। अदरवाइज पेपर एकदम डिफिकल्ट भी नहीं था, मैनेजेबल पेपर था। तो पेपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो पेपर पैटर्न के बारे में बता दूं आपको। ये पेपर टोटल 100 मार्क्स का पेपर डिवाइडेड होता है दो पार्ट में। पहला तो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके लिए आपको OMR शीट मिलता है, OMR। और 70 मार्क्स का फुल लेंथ क्वेश्चन आता है, जिसके लिए आपको फुल लेंथ आंसर लिखने पड़ते हैं, है ना। तो 30 मार्क्स में 18 मार्क्स इनकम टैक्स के ऊपर MCQ और 12 मार्क्स का GST के ऊपर। और वैसे ही सब्जेक्टिव में 42 मार्क्स इनकम टैक्स के ऊपर है और 28 मार्क्स GST के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो हम लोग 42 और 28 मार्क्स का, है ना, मतलब 70 मार्क्स का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं। ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 1 MCQ, पार्ट 2 सब्जेक्टिव। इसमें सेक्शन ए है। पहला क्वेश्चन आपको पता होगा, इनकम टैक्स का कंपलसरी क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन में लिखा है, डॉक्टर रोहन 82 ईयर्स ओल्ड रेसिडेंट सर्जन हैविंग हिज नर्सिंग होम इन मुंबई गिव्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। तो अभी क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला तो एज दिया हुआ है, 82 ईयर है ना। तो सुपर सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन। यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट टैक्स लायबिलिटी का फाइंड आउट करते टाइम आपको याद रखना है 5 लाख का, 5 लाख तक का एग्जाम्पशन है। अनदर 5 लाख पे 20% और बैलेंस इनकम पे 30% का टैक्स लगता है। ठीक है, इन लोगों को 5 लाख तक टैक्स है ही नहीं है। मतलब इन लोगों को 87A का रिलीफ रिबेट भी नहीं मिलेगा, 87A का, क्योंकि 5 लाख तक इनकम पे टैक्स है ही नहीं, तो रिबेट की बात भी नहीं करने का, है ना। और 82 ईयर है, सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जो जो पॉइंट आपने पढ़े थे वो सब एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेडिक्लेम इंश्योरेंस है तो वो 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। 80DDB है, 80DDB, है ना, तो उसमें जो स्पेसिफाइड इलनेस के ट्रीटमेंट थे, उस ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो वो सारे सीनियर सिटीजन से रिलेटेड पॉइंट आपको याद रखने हैं। नर्सिंग होम दिया हुआ है, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन है ना। गिव्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो पहले हम लोग एडजस्टमेंट से चालू करते हैं, एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ही कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस पे मेंटेन करता है। तो आपको याद रखना है, हमने कैश बेसिस पे एक सम किया था डॉक्टर बारबरा का, इफ यू कैन रिकॉल। कैश बेसिस पे मेंटेन करने से क्या फर्क पड़ता है। देखो, पहली बात तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 145 है, विच अलाउ एन एसएससी टू फॉलो आइदर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज मर्केंटाइल सिस्टम। तो इनकम टैक्स एक्ट आपको फ्रीडम देता है वेदर टू फॉलो कैश और अक्रूवल एज पर योर चॉइस। अगर आपने कैश सिस्टम फॉलो किया है तो आपको आपके इनकम कैश सिस्टम के हिसाब से फाइंड आउट करना चाहिए। इसका मतलब जितने भी इनकम रिसीव्ड हो गए वही लिखना है, जितने भी एक्सपेंस आपने पे किए हैं वही लिखना है। एनीथिंग विच इज रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग, पेएबल हैज टू बी इग्नोर्ड, है ना। रिसीव्ड इनकम और एक्सपेंस में पेड एक्सपेंस खाली हमें लिखने हैं, आउटस्टैंडिंग अक्रूवल वाला नहीं लिखना है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था दोस्तों, मैंने आपको बताया था। एक्सेप्शन क्या है कैश बेसिस में? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बीइंग नॉन कैश एक्सपेंस नॉर्मली अलाउड नहीं होना चाहिए अगर कैश सिस्टम फॉलो कर रहा हूं तो, लेकिन वो एक्सेप्शन है। डेप्रिसिएशन ऑल्दो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, स्टिल यू आर एबल टू क्लेम दिस, है ना, अंडर सेक्शन 32। और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का एक्रूड इंटरेस्ट, इसके ऊपर भी आप टैक्स दोगे, अक्रूवल बेसिस पे टैक्स दोगे, और उसका डिडक्शन भी आप क्लेम करोगे ATC में अगर दिया होगा तो। ये दो एक्सेप्शन था। आगे लिखा है, एंड हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द प्रोविजन ऑफ 44 ADA। 44 ADA प्रिजम्पटिव इनकम है, प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, स्पेसिफाइड नोटिफाइड प्रोफेशन के लिए। 44 ADA में हमने सीखा था 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट का डायरेक्ट इनकम डिक्लेयर करने का, है ना, और सारे एक्सपेंस वगैरह क्लेम नहीं करने का। जो सेक्शन 30 से 37 वाले एक्सपेंस थे वो कुछ भी क्लेम मत करो, सीधा ग्रॉस रिसीट का स्ट्रेट अवे 50% इनकम डिक्लेयर कर दो, दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे लिखा है नॉट ऑप्टेड, तो अपने को 44 ADA के बारे में कुछ टेंशन नहीं लेना है। एडजस्टमेंट नंबर 2, सैलरी इंक्लूड 60,000 पेड टू हिज सिस्टर। सैलरी 60,000 सिस्टर को पे किया, हु इज क्वालिफाइड नर्स, और सिस्टर नर्स है, पेड इन कैश। तो देखो इसमें दो पॉइंट आ गया दोस्तों, है ना। सैलरी पेड टू सिस्टर बोला है,
तो ये रिलेटिव वाला पॉइंट है, सेक्शन 40A2 जो आपने सीखा था, पेमेंट टू रिलेटिव, रीजनेबल अमाउंट अलाउड, एक्सेस अमाउंट नॉट अलाउड। अभी इस सब में रीजनेबल कितना, एक्सेस कितना, कुछ बताया नहीं है, तो हमें टोटल अमाउंट को रीजनेबल ही समझना चाहिए बाय डिफॉल्ट, मतलब टोटल 60 वुड बी अलाउड। यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइड नर्स है, तो हमने सैलरी उसको उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से दिया होगा, ऐसा समझने का। लेकिन यहाँ पे आगे लिखा है पेड इन कैश, तो ये कौन सा सेक्शन है? अगर हमने एक्सपेंस बिजनेस के कैश में पे किया तो यहाँ पे सेक्शन 40A3 अट्रैक्ट होता है। और सेक्शन 40A3 एज यू नो बोलता है कि भाई 10,000 का एक्सपेंस अप टू 10,000 का बिजनेस एक्सपेंस कैन बी पेड बाई एनी मोड, है ना, कैश में पे करो, बेरर चेक से, क्रॉस चेक से, कैसे भी पे करो, इट इज ऑलवेज अलाउड। लेकिन in case if the expense exceeds rupees 10,000, then total of such expense must be paid by account pay check, account pay demand draft, है ना, ECS और through prescribed electronic mode। यहाँ पे लिखा है कि कैश में पे किया है 60,000 का एक्सपेंस, तो अमाउंट इज ऑलरेडी एक्सीडिंग 10,000 एंड इट हैज बीन पेड इन कैश। तो 40A2 के हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 40A3 के हिसाब से ये पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, अगर 10,000 क्रॉस हो गया तो हम लोग फुल्ली डिसअलाउ करते हैं। तो सैलरी में यहाँ पे 60,000 डिसअलाउड। अच्छा, ये अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, मतलब हम लोग डायरेक्ट मेथड फॉलो करने वाले हैं, और डायरेक्ट मेथड में हम लोग सिर्फ जो अलाउड इनकम होता है, अलाउड एक्सपेंस होता है, वही लिखते हैं। ठीक है, तो 3,50,000 में से मुझे 60,000 को डिसअलाउ करना है, मतलब अलाउ कितना करना है, 2,90,000। ठीक है, क्रॉस वाला नहीं लिखते हम लोग, टिक वाला लिखते हैं। Next, entertainment expense includes 25,000 for dinner to doctors in a 5-star hotel। देखो अभी ये असेसी खुद डॉक्टर है और ये नर्सिंग होम चलाता है, तो इसने भी दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट किए होंगे, है ना, और दूसरे डॉक्टर इसके लिए क्या है, एम्प्लॉय है, स्टाफ है, स्टाफ के लिए डिनर अरेंज किया और डिनर के एक्सपेंस हो गए। तो ये एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस है, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, है ना, व्हेन यू स्पेंड फॉर एंटरटेनिंग योर क्लाइंट, कस्टमर और इवन योर स्टाफ, इट इज़ वेरी वेल अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो ये 25,000 अलाउड हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट मैंने आपको बताया था सेक्शन 37(1) में कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को गवर्नमेंट ने मना किया है कि भाई यू कैन नॉट स्पेंड फॉर प्रमोशन इन द नेम ऑफ प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट, है ना, यू कैन नॉट पे टू द डॉक्टर्स, है ना, फॉर फॉरेन ट्रिप वगैरह, या आप उसको कुछ अलावेंस पर्क विजिट वगैरह भी ऐसा नहीं दे सकते, पर्क विजिट नहीं दे सकते, गिफ्ट वगैरह नहीं दे सकते, वो अभी अनएथिकल काम है। तो उसके हिसाब से अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने किसी डॉक्टर्स को, है ना, फॉरेन ट्रिप वगैरह दिया, स्टे दिया, या समझो कोई भी गिफ्ट वगैरह दिया, तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनी को डिसअलाउ होता है, वो लिख नहीं सकते। और सिमिलरली ऑन दी अदर हैंड, डॉक्टर्स को जो वो गिफ्ट मिला या जो भी फॉरेन ट्रिप वगैरह पे, है ना, जाने का पैसा दिया फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, वो डॉक्टर्स को टैक्सेबल होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी का पॉइंट नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जहाँ पे हॉस्पिटल असेसी रन कर रहा है और इसने अपने स्टाफ को, जो दूसरे डॉक्टर्स है, उसके लिए, है ना, डिनर अरेंज किया। तो ये सब चलता है, ये नॉर्मल एक्सपेंस है, 25,000 इट हैज़ टू बी अलाउड। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में 25,000, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस में 25,000 इज फॉर एंटरटेनिंग फॉर द डिनर ऑफ द डॉक्टर्स। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना है, 1,10,000, बाकी के बारे में कुछ बताया नहीं। तो हम लोग टोटल अमाउंट को एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए स्पेंड किया ऐसा समझने का, और देयरफॉर ये पूरा 1,10,000 अलाउड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस तो बिजनेस में अलाउड होता ही है, मतलब ये एडजस्टमेंट इग्नोर करना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स टू प्रॉपर्टी इंक्लूड्स 40,000 फॉर हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। हम लोगों ने लोन लिया था रिपेयरिंग, फॉर रिपेयरिंग द प्रॉपर्टी, तो उसमें 40,000 हम लोगों ने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट पे किया है, 40,000 का पर्सनल हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स टू प्रॉपर्टी, इसमें से 40,000 पर्सनल है आपका, तो 40,000 नहीं आएगा, बिजनेस में तो नॉट अलाउड। ये 40,000 को आप कहाँ पे लिखोगे दोस्तों? बोलता है इसका खुद का रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अब देखना पड़ेगा वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा तो 40 के सामने मैं 30 ही लिखूंगा, और अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो मैं उसको लेट आउट प्रॉपर्टी में पूरा 40,000 क्लेम कर सकता हूँ।
अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, रेंट वगैरह दिया नहीं है, तो आप इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी समझना, एसओपीआर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस। और क्या करना है ना, ये 40 की जगह पे आप मैक्सिमम 30,000 लिख देना, तो हम लोग देखेंगे बाद में। तो 65 में से 40 तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, बैलेंस कितना बचा, 25,000। ये 25,000 बिजनेस में ही आएगा, है ना, बिजनेस का एक्सपेंस है। ये प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू द नर्सिंग होम है, तो इसलिए 25,000 बिजनेस एंड प्रोफेशन का एक्सपेंस है और इट विल बी अलाउड। ठीक है, तो हमें खाली 25,000 ही लिखना है। और बिजनेस में ऐसा कुछ लिमिट नहीं होता है कि इंटरेस्ट कितना लिखे। हाउस प्रॉपर्टी में लिमिट था, एसओपीआर के लिए लिमिट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिज डॉटर इन लॉ अर्न्ड इनकम ऑफ 10,000 फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट। डॉटर इन लॉ को 10,000 का इनकम हुआ फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड एज गिफ्ट। अब गिफ्ट किसने दिया वो देखना पड़ेगा। डॉटर इन लॉ बोला है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा क्लबिंग ऑफ इनकम का सेक्शन 64 में ये सारे प्रोविजन कवर होता है। मैंने आपको बताया था 2-3 सेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 61(2) है ना, रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न और अ कंपनी इन विच असेसी इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर, तो वो क्लब हो जाता है। 64(1)(4) था, है ना, 1(4) क्या था, इनकम ऑफ स्पाउस, है ना, फ्रॉम अ असेट फ्रॉम प्रॉपर्टी विच वॉज गिफ्टेड बाय द असेसी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी हो सकता है, या गिफ्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया तो भी। और जैसा 1(4) है वैसे ही सेक्शन 6 था, है ना, 7 था और 8 था। 6 किसके लिए, तो 64(1)(4) मैंने बताया कि अगर असेसी ने असेट ट्रांसफर किया स्पाउस को, तो उस असेट के ऊपर इनकम होगा तो वो स्पाउस के हाथ में क्लब हो जाता है। 6 था अगर असेट ट्रांसफर किया सन्स वाइफ को, तो वो ससुर के या सासू माँ के हाथ में क्लब हो जाता है ना, सन्स वाइफ था वहां पे। और ऐसे ही 7 और 8 था, है ना, 7-8 में इनडायरेक्ट ट्रांसफर था, असेट ट्रांसफर किया किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को या किसी भी पर्सन को फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस एंड सन्स वाइफ, 7 और 8। ठीक है, तो ये दो सेक्शन 4 वाले और 6 वाले, ये दोनों का प्रोविजन मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, सब सेम है। और वैसे ही 7 और 8 सिमिलर था। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा गिफ्ट किसने दिया गिफ्ट। अगर इसने असेसी ने गिफ्ट दिया, है ना, किसको, डॉटर इन लॉ को, तो असेसी के हाथ में ये क्लब हो जाएगा 10,000। तो हम लोग देखते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन 64(1)(6) फिक्स असेट वैल्यूज ऑन 1 अप्रैल 21। असेट का वैल्यू दिया है 1 अप्रैल 21 को। नर्सिंग होम इक्विपमेंट है ना, तो ये प्लांट एंड मशीनरी है, नर्सिंग होम इक्विपमेंट, इसके ऊपर 15% का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। मेडिकल बुक्स है इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशन 10,000 का है, टोटल अमाउंट 35,000। बुक्स में तो मैंने आपको बताया था कि सारे टाइप के बुक्स, है ना, अगर वो एनुअल पब्लिकेशन है तो भी, लाइब्रेरी बिजनेस के लिए है तो भी, या कोई भी अदर बुक्स है तो भी, सबके ऊपर स्टैंडर्ड रेट है 40%। तो हम लोग पूरा 35,000 पे 40% डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे। और ये 1 अप्रैल 21 का है, मतलब एंटायर ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा। लैपटॉप है 40,000 का, लैपटॉप पे 40% डिप्रिसिएशन आता है, कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर पे, तो आप इस पे भी 40% डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे। ठीक है, तो ये सब डिप्रिसिएशन है, हम लोग इसको अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस बोलते हैं, है ना, सेक्शन 32(1)(2) डिप्रिसिएशन एज पर WDV मेथड। टेलीविजन परचेज फॉर नर्सिंग होम पर्पज, नर्सिंग होम के लिए हम लोगों ने टीवी खरीदा, मतलब ये भी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, तो ये भी अलाउड हो जाएगा। 21 सितंबर 21 को खरीदा, बट पुट टू यूज फ्रॉम 3 अक्टूबर 21। आपको मैंने बताया था, अगर याद होगा, इफ द एसेट इज यूज फॉर 180 डेज और मोर तो फुल डिप्रिसिएशन, लेस देन 180 होगा तो हाफ। 3 अक्टूबर को यूज करना चालू किया, तो 3 अक्टूबर से 31 मार्च तक, है ना, कितना 180 डेज आता है, मतलब इसके ऊपर फुल डिप्रिसिएशन आएगा। अगर 4 अक्टूबर से यूज करना चालू हुआ था तो 179 डेज आता, यहाँ पे फुल डिप्रिसिएशन आएगा दोस्तों। हम लोग डेट ऑफ परचेज नहीं देखते, हम लोग देखते हैं पुट टू यूज। तो टेलीविजन कितने का खरीदा देख लेते हैं, पेमेंट साइड पे शायद दिया होगा।
परचेज ऑफ टीवी ये 48,000, इसको मैं क्रॉस करता हूँ क्योंकि असेट है। हम लोग 48,000 नहीं लिखेंगे, लेकिन हम लोग डिप्रिसिएशन इसका लिखेंगे। डिप्रिसिएशन एट द रेट कितना 15% है ना, और उसका हाफ हम लोग करेंगे। सॉरी, उसका हम लोग फुल डिप्रिसिएशन निकालेंगे क्योंकि 3 अक्टूबर है। अगर 4 अक्टूबर होता तो हाफ। नेक्स्ट, ही हैज डोनेटेड 10,000 टुवर्ड्स पीएम केयर्स फंड। तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, सिटीजन्स असिस्टेंस है ना, इन इमरजेंसी असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड करके आपने सीखा। ये 80G में आता है और ये अनलिमिटेड 100% में आता है। तो आप इसके ऊपर फुल डिप्रिसिएशन फुल डिडक्शन आप क्लेम करोगे 80G में। 15 अगस्त 21 को इसने डोनेट किया, तो 80G का डिडक्शन आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम कितने और डिडक्शन कौन से। तो पहला डिडक्शन हमें 80G का दिखाई दिया। ठीक है, और बिजनेस इनकम तो दिख ही रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आगे देखते हैं। 10,000 का डोनेशन पेमेंट साइड पे दिया है क्या, वो भी देख लेते हैं। नहीं, अगर दिया होता तो मैं क्रॉस करता। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल बाय हिम फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 as per the regular provision of the Income Tax Act 1961. Assume that he has not opted 115 BAC। 115 BAC के हिसाब से हमने को सॉल्व नहीं करना है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन के हिसाब से सॉल्व करना है। तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, व्हाट विल बी हिज टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर प्रोविजन अंडर सेक्शन 44 ADA। मतलब प्रिजम्पटिव के इनकम के हिसाब से भी आपको बताना है कि उसका इनकम क्या आएगा प्रिजम्पटिव बेस्ड टैक्स के हिसाब से। 44 ADA में 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट को हम लोग इनकम पकड़ते हैं। विल इट बी मोर बेनिफिशियल फॉर हिम टू अडॉप्ट 44 ADA। वो तो हमें पता, वो हमें कब पता चलेगा, जब हम लोग पहले नॉर्मल रेगुलर इनकम निकालेंगे है ना, और उसके हिसाब से रेगुलर टैक्स निकालेंगे, फिर हम लोग प्रिजम्पटिव के हिसाब से इनकम निकालेंगे और उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। तो जिसमें टैक्स कम आएगा उसके हिसाब से हम एडवाइस करेंगे कि भी टैक्स देना चाहिए, है ना। लेकिन अगर समझो रेगुलर वाला इनकम ज़्यादा आ गया है ना, विदाउट 44 ADA वाला इनकम अगर समझो ये ज़्यादा आ गया, इसके हिसाब से आंसर आ गया एग्जाम्पल 10 लाख, और यहाँ पे आंसर आ गया एग्जाम्पल के लिए कम, इससे कम 8 लाख 6 लाख वगैरह है, तो इसके ऊपर टैक्स का स्लैब भी कम है ना। मतलब इसके ऊपर टैक्स का स्लैब इन द सेंस हम लोग डायरेक्ट ये 6 लाख को इनकम ही पकड़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस ही पकड़ते हैं 50% के हिसाब से, तो इसके ऊपर टैक्स भी कम आएगा, इसके ऊपर टैक्स ज़्यादा आएगा। अगर आप बोलोगे प्रिजम्पटिव के हिसाब से जाना है तो फिर हम लोग बोलेंगे फिर टैक्स ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने उसमें एक पॉइंट सीखा था कि अगर आपका इनकम रेगुलर इनकम है ना, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस आया, डीम्ड इनकम जो भी आया, अगर आप इससे कम डिक्लेयर करना चाहते हो, 6 लाख से कम डिक्लेयर करना चाहते हो है ना, मतलब समझो ये 10 लाख की जगह पे कितना आया 4 लाख और ये 6 लाख, अगर ये उल्टा केस हुआ तो हम लोग प्रिजम्पटिव पे नहीं जाएंगे, तो फिर हम लोग एक्चुअल के हिसाब से जाएंगे। लेकिन अगर एक्चुअल के हिसाब से आप जा रहे हो तो फिर आपका इनकम कम है प्रिजम्पटिव के सामने, तो फिर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा और फिर आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रिजम्पटिव वाला इनकम कम आया तो हमें दोनों बेनिफिट है, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करेंगे और हम लोग ऑडिट भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रिजम्पटिव इनकम के सामने अगर रेगुलर इनकम कम आया तो हम लोग इसके हिसाब से टैक्स भरेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। तो ये हम लोग बाद में देखते हैं, है ना। मैं सम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब अब सॉल्व करके देखेंगे कि किस में इनकम कम है, उसके हिसाब से हम लोग वैसा रिमार्क्स डालेंगे। तो जरा देख लेते हैं फटाफट। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोस्तों ये क्रॉस करना है, ये ना तो असेट है ना तो ये असेट है ना तो एक्सपेंस है ना तो इनकम है। ओपनिंग कैश बैलेंस है ये अपना, और ओपनिंग असेट और लाइबिलिटीज हम लोग लिखते नहीं है, तो ये नहीं आएगा। फीस फ्रॉम विजिट टू अदर हॉस्पिटल, ये दूसरे हॉस्पिटल में विजिट करके फीस अर्न किया 5,85,000, तो ये क्या है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। और नेट अमाउंट दिया हुआ है ना, अभी नेट अमाउंट दिया है मतलब इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो टीडीएस कौन से सेक्शन में डिडक्ट हुआ होगा, फीस फ्रॉम विजिट टू अदर हॉस्पिटल है, मतलब 194J में डिडक्ट होगा प्रोफेशनल पेमेंट। कितना डिडक्ट होगा 10%,
मतलब ये अमाउंट इक्वल टू 90% है, तो आपको 10% इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है। ठीक है, तो 5,85,000, 5,85,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 90, 65,000 का टीडीएस इस पे डिडक्ट हुआ है, मतलब 6,50,000 का हमें इनकम लिखना है। और ये 65,000 हम लोग टीडीएस कहाँ से माइनस करेंगे, टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते टाइम ग्रॉस इनकम लिखेंगे 6,50,000। फीस फॉर मार्च 21, लास्ट ईयर की बात कर रहा है, रिसीव्ड इन अप्रैल 21, लास्ट ईयर का फीस करंट ईयर में मिला। पहले मैंने आपको बताया कि एसएससी ने कैश सिस्टम फॉलो किया है ना, वो एडजस्टमेंट नंबर 1 में ही दिया हुआ था, ही कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। तो हमें क्या करना है, रिसीट बेसिस फॉलो करना है। लास्ट ईयर का फीस आपको करंट ईयर में मिला है, तो आप करंट ईयर में टैक्स दोगे। आईपीडी और ओपीडी, आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये दोनों पे टीडीएस वगैरह डिडक्ट हुआ है ऐसा कुछ बताया नहीं, तो हमें बाय डिफॉल्ट ग्रॉस ही समझना है, और ये दोनों टैक्सेबल होगा, तो मैंने दोनों टिक कर देता हूँ। मतलब इनकम लिखते टाइम मैं फीस लिखूंगा 650 फ्रॉम अदर हॉस्पिटल, और ये आईपीडी ओपीडी का इनकम लिखूंगा। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स है दोस्तों, ये क्रॉस करता हूँ क्योंकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का इनकम है, और ये भी नेट दिया हुआ है। डिविडेंड इनकम पे आपको पता है हम लोग सेक्शन 194 में टीडीएस काटते हैं अगर डिविडेंड पे किया, तो यहाँ पे हमने डिविडेंड रिसीव किया है ना, तो इसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा, और टीडीएस का रेट क्या था, 10% था, मतलब ये भी 90% के हिसाब से दिया हुआ है। तो 18,900 इंटू 10 डिवाइड बाई 90, 2,100 टीडीएस है, मतलब 21,000 का डिविडेंड इनकम है। तो आप अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ग्रॉस लिखोगे 21,000, और 2001 का टीडीएस आप टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसको फीस मिला 10,25,000, इसमें कुछ नेट ग्रॉस ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आप ग्रॉस समझो, और इसको भी प्रोफेशनल इनकम बोल के टैक्सेबल करने का, तो ये भी प्रोफेशनल इनकम है। जो जो प्रोफेशनल इनकम है मैं टिक कर रहा हूँ। ठीक है, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट। अभी पेशेंट के रिलेटिव ने गिफ्ट दिया, अब इस पे डबल ओपिनियन, ऐसा अलग अलग ऑल्टरनेट व्यूज हो सकता है। पेशेंट से गिफ्ट मिला तो हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन बोलते हैं, है ना, बोलते हैं हम लोग इट इज इन कनेक्शन विद और एंसिलरी और ऑक्सिलरी टू बिजनेस और प्रोफेशन एक्टिविटी, एंड देयरफॉर इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। यहाँ पे रिलेटिव ऑफ पेशेंट है, आप इसको अदर सोर्स में भी लिख सकते हो, और एक नोट लिखने का, है ना। और अदर सोर्स में अगर लिखा तो दोस्तों, अदर सोर्स में आपने पढ़ा है कि नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिला, पेशेंट का रिलेटिव हमारा रिलेटिव नहीं है, इनफैक्ट पेशेंट भी हमारा रिलेटिव नहीं है ना, लेकिन पेशेंट से गिफ्ट मिला तो हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में लिखते हैं। यहाँ पे रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट बोला है, आप इसको अगर बिजनेस में लिख रहे हो तो पूरा 45,000 टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर आप इसको अदर सोर्स में लिख रहे हो तो अदर सोर्स में अप टू 50,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, अप टू 50, मतलब ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ये अमाउंट 45,000 ही है। तो मैं इसको बिजनेस एंड प्रोफेशन में लिखता हूँ, है ना, ऑन द अजम्पशन। अभी जैसे समझो अगर डॉक्टर है, उसने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, तो पेशेंट ने पैसे दिए या उसके रिलेटिव ने पैसे दिए ट्रीटमेंट का, उसके लिए तो प्रोफेशनल इनकम ही होगा। उस बेसिस पे गिफ्ट किसी ने भी दिया, है ना, इट इज इन कनेक्शन विद बिजनेस एंड प्रोफेशन ओनली, एंड देयरफॉर इट विल बी टैक्सेबल एज बिजनेस। ऑल्टरनेट व्यू है तो आप इसको एक नोट लिख सकते हो इसके लिए, और अदर सोर्स में आप इसको एग्जाम भी कर सकते हो। आई एम ट्रीटिंग इट टू बी अ प्रोफेशनल इनकम एंड देयरफॉर मेकिंग इट टैक्सेबल। ऑनरेरियम फॉर पेंटिंग सर्विसेज इन जय हिंद आर्ट स्कूल, है ना, जय हिंद आर्ट स्कूल में पेंटिंग सर्विसेज करके ऑनरेरियम मिला। तो ये क्या है दोस्तों, मैंने बताया था आपको अदर सोर्स में रेम्यूनरेशन फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर, बॉस के अलावा किसी और से मिला तो हम लोग नॉर्मली अदर सोर्स में लिखते हैं। अब ये डॉक्टर है, इसका मेन काम है ना, क्या, ट्रीटमेंट करना, लेकिन इसने पेंटिंग सर्विसेज से भी कमाया, तो हम लोग इसको अदर सोर्स में टैक्स करेंगे। और यहाँ पे भी नेट दिया हुआ है, प्रोफेशनल पेंटिंग सर्विसेज है, पेंटिंग भी एक प्रोफेशनल एक्टिविटी होता है, मतलब इस पे भी 194J में टीडीएस कटा होगा और 10% कटा होगा, मतलब दिस अमाउंट इज इक्वल टू 90%, तो इसका भी टीडीएस आप, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2,500, 22,500 इंटू 10
डिवाइड बाई 90। तो 2500 का TDS आप ऐड करोगे, अदर सोर्स में आपको लिखना है 25,000 और TDS का अमाउंट टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करना है। इनकम टैक्स रिफंड दिया हुआ है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 1500। इनकम टैक्स रिफंड मैंने बताया था हमारा पैसा हमें ही मिला है ना, तो वो इनकम नहीं होता है, लेकिन इनकम टैक्स रिफंड पे इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड अमाउंट टू एन इनकम एंड देयरफॉर इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। किसी ने आपसे पूछा इनकम कितना, तो 1500, अदर सोर्स में 1500 जाएगा। ठीक है, तो अदर सोर्स में आपके पास डिविडेंड इनकम है, आपके पास ऑनरेरियम है और इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट है। ठीक है, ये सब इनकम हो गया। एक्सपेंस देख लेते हैं। सैलरी टू स्टाफ 2,90,000 विल बी अलाउड। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस बोला है बाय डिफॉल्ट अलाउड, क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस पूरा अलाउड है ना, क्योंकि उसमें सर्टन अमाउंट हमने डॉक्टर्स के डिनर के लिए दिया था, वो भी प्रोफेशनल एक्सपेंस ही है ना। परचेज ऑफ टीवी, परचेज ऑफ टेलीविजन 48,000। तो ये मैंने आपको बताया नॉट अलाउ करना है क्योंकि असेट है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। गिफ्ट टू डॉटर इन लॉ, ओके, इसने गिफ्ट दिया है डॉटर इन लॉ को 60,000, ये नॉट अलाउड होगा है ना। गिफ्ट क्या है, असेट है, असेट पे क्लब नहीं करते हैं, याद रखना, असेट के इनकम को क्लब करते हैं। तो 60,000 का इसने गिफ्ट दिया, 60,000 को क्लब मत कर देना, 60,000 के ऊपर इनकम हुआ था 10,000 का और ये 10,000 क्लब होगा। डॉटर इन लॉ है तो सेक्शन 64(1)(6) के हिसाब से ये 10,000 क्लब हो जाएगा। तो आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिख के ऐड कर देना 10,000 अदर सोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो क्रॉस हो गया है ना तो ये बिजनेस एक्सपेंस है, प्रोफेशन एक्सपेंस है और ना ही ये क्लब होने वाला है, तो इसलिए 60,000 को क्रॉस किया। 60,000 पे इनकम हुआ 10,000, वो क्लब होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर्स टू प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी का रिपेयरिंग क्या, इंटरेस्ट पे क्या, पहले ही बताया 40,000 हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अभी इन लोगों ने कुछ रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा दिया नहीं है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लिखा है, तो आप ऐसा समझो कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी का आपको फॉर्मेट बनाना है ना, मतलब यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है और अदर सोर्स अपने को दिखाई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, फिर क्या बोलता है, हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग इंटरेस्ट लेकिन 30,000 तक ही लिखेंगे। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस, अब देखो ये रोहन खुद का मेडिकल एक्सपेंस पे कर रहा है पर्सनल, तो बिजनेस में तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स, ये पर्सनल एक्सपेंस। और अगर आपको याद होगा ATD में हमने सीखा था अगर सीनियर सिटीजन है और उसका मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो ही कैन इवन स्पेंड फॉर हिज मेडिकल ट्रीटमेंट एंड कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। तो यहाँ पे पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस का के लिए मैं 80D का डिडक्शन क्लेम करूंगा और एक नोट लिख दूंगा कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड that Mr. Rohan is not having any mediclaim policy and therefore he is eligible for medical expenses incurred। ठीक है, तो 80D में 70,000 का हम लोग डिडक्शन क्लेम करेंगे, लेकिन 80D में मैक्सिमम आपने सीखा सीनियर सिटीजन मेडिकल एक्सपेंस के लिए मैक्सिमम 50,000 तक की डिडक्शन ले सकता है, तो ये 80D भी डिडक्शन आ गया। ठीक है, 80G मिला था, 80D भी आ गया। नेक्स्ट, डिपॉजिट इन PPF अकाउंट है दोस्तों। PPF अकाउंट क्या है, इन्वेस्टमेंट है, नॉट अलाउड। ठीक है, इसके लिए हम लोग 80C का डिडक्शन क्लेम करते हैं, 80C। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, उसमें ही प्रोविडेंट फंड था, उसमें PPF था, तो 80C का भी डिडक्शन आ गया। नर्सिंग होम एक्सपेंस है, ये अलाउड हो जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में। प्रोफेशनल फीस पेड टू कंसल्टिंग, पेड फॉर कंसल्टिंग सर्विसेज, तो हमने भी, हमारे पास डॉक्टर है, उनको कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए प्रोफेशनल फीस पे किया, बिजनेस एंड प्रोफेशन का एक्सपेंस है, इट विल बी अलाउड। परचेज ऑफ फर्नीचर एट होम, फर्नीचर हमने खरीदा और घर के लिए खरीदा, तो पर्सनल एक्सपेंस, असेट बोलने का पर्सनल असेट है, मतलब ये बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो
यहाँ पे नॉट अलाउड। पर्सनल एक्सपेंस है, ये भी नॉट अलाउड। और बैलेंस कैरिड डाउन, ये मैंने आपको बताया क्लोजिंग असेट है, ओपनिंग और क्लोजिंग असेट इग्नोर करने का। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास तो नहीं है ना, सिंपल क्वेश्चन है, सीधा साधा क्वेश्चन। तो इनकम कितने दिए हुए हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स दिया हुआ है, कैपिटल गेन नहीं है, सैलरी नहीं है ना, और डिडक्शन में 80G है, 80D है, 80C का डिडक्शन है, और 14 मार्क्स के लिए। तो ये एक नॉर्मल इनकम, पहले आप इसके हिसाब से फाइंड आउट कर लो, देख लो कितना है, फिर आप इनकम फाइंड आउट करो 44 ADA के हिसाब से, है ना। 44 ADA में क्या करना है, इसने कैश सिस्टम फॉलो किया है, तो हम लोग 44 ADA भी कैश सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट करने का। अभी कैश सिस्टम में हम लोग कौन कौन सा इनकम ले रहे हैं, तो मैंने ये पहला वाला इनकम लिया, फीस लिया 6,50,000, फीस मैंने लिया 6,50,000। दूसरा मैंने फीस लिया रिसीव्ड इन अप्रैल, कौन सा, IPD OPD वाला, 85,000। थर्ड मैंने लिया फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, 10,25,000। और गिफ्ट को भी मैं प्रोफेशनल रिसीट समझ रहा हूँ, 45,000, है ना। उसके बाद बस खत्म, दैट्स इट। तो ये प्रोफेशनल इनकम है, इसने रिसीव किया है 6,50,000, 85, 10,25,000 और 45,000, तो 18,05,000 है। अभी 44 ADA का पॉइंट आप याद करो, 44 ADA बोलता है कि अगर आपका ग्रॉस रिसीट, है ना, अप टू 50 lakhs तक है, अप टू 50 lakhs तक, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर 44 ADA, है ना। ग्रॉस रिसीट 50 लाख तक होना चाहिए। 44 ADA क्या बोलता है कि जो भी आपका ग्रॉस रिसीट आया उसका स्ट्रेट अवे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, है ना, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन लिखता हूं मैं, 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट पकड़ने का। तो 50% ऑफ कितना, 18,05,000, ठीक है, तो 9,02,500 आ जाएगा। अब इसको आपको रेगुलर इनकम कितना आ रहा है वो देखना है ना, फिर दोनों में कंपेयर करना है, 1 और 2 में, जिसमें इनकम कम आएगा उसके हिसाब से टैक्स देना है। लेकिन वापस मैं वही पॉइंट रिपीट करता हूँ, अगर ऑप्शन 1 के हिसाब से समझो इनकम ज़्यादा है, और ये ऑप्शन 2 वाला इनकम अगर कम है, 44 ADA वाला, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करो, ऑडिट भी मत करवाओ, है ना, और टैक्स भी कम भरो। लेकिन अगर उल्टा हुआ, समझो प्रिजम्पटिव वाला इनकम ज़्यादा आया और ये एक्चुअल वाला, है ना, पार्ट 1 के हिसाब से अगर इनकम कम आ गया, तो आप कम के हिसाब से टैक्स भरोगे रेगुलर बेसिस पे विदाउट ऑप्टिंग फॉर 44 ADA, लेकिन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, तो उसका एक नोट लिखना पड़ेगा, उसका एक नोट लिख देने का। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ स्पेशल नहीं था ये, है ना। इसमें कैश सिस्टम एक पॉइंट डाल दिया, 44 ADA डाल दिया, और अदरवाइज बाकी के पॉइंट तो रेगुलर पॉइंट्स ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 मार्क का, सार्थक इंडिविजुअल एंड इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, फॉरेन में रहता है, दुबई में, अ टैक्स हेवन, टैक्स हेवन मतलब वहां पे टैक्स देता ही नहीं है, सिंस द ईयर 2005, तो टैक्स हेवन है, उस कंट्री में टैक्स है ही नहीं, और 2005 से टैक्स नहीं पे कर रहा, वहां पे रहता है, एंड ही नेवर केम टू इंडिया, और तभी से इंडिया में आया नहीं, फॉर अ सिंगल डे, एक दिन के लिए भी नहीं आया, ऑन द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर, 21-22 में उसको इनकम हुआ, क्या इनकम हुआ देख लेते हैं। इनकम एक्रूड एंड अराइजेस इन दुबई, नॉट टैक्सेबल इन दुबई। देखो ये फॉरेन का इनकम है दोस्तों, है ना, फॉरेन का इनकम है, और फॉरेन में भी इसने टैक्स नहीं दिया क्योंकि वो टैक्स हेवन है। इनकम एक्रूड एंड अराइज्ड इन इंडिया, ये इंडियन इनकम है दोस्तों। इनकम डीम्ड टू अक्रू एंड अराइज इन इंडिया, ये भी इंडियन इनकम। इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो ये फॉरेन इनकम है, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था एक सेक्शन 6(1)(a) अमेंडमेंट 2020 में जो आया था,
ये बोलता है अगर इंडियन सिटीजन नॉन रेसिडेंट है ना, इंडियन सिटीजन अगर नॉन रेसिडेंट, देखो अगर रेसिडेंट है तो फिर अमेंडमेंट की बात ही नहीं करने का। ये अमेंडमेंट 6(1)(a) एप्लीकेबल होता है इंडियन सिटीजन हु इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो समझो ये नॉन रेसिडेंट है, अगर आया तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि वो फॉरेन कंट्री में लायबल है कि नहीं टैक्स पे करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में पहले से लिखा है कि नॉट लायबल है, दो वे में लायबल नहीं क्योंकि वो टैक्स हेवन है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि टोटल इंडियन इनकम कितना है इसका, है ना, टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस का छोड़ के टोटल इनकम। अगर वो 15 लाख के ऊपर गया, इफ इट इज मोर देन 15 लाख, तो अमेंडमेंट मतलब 6(1)(a) एप्लीकेबल हो जाएगा। और 6(1)(a) बोलता है कि भाई हम लोग डायरेक्टली उसको RNOR समझ लेंगे, इवन इफ ही वॉज एबसेंट इन इंडिया, इवन इफ ही वॉज नॉट देयर इन इंडिया फॉर अ सिंगल डे, आया नहीं होगा तो भी हम लोग RNOR समझ लेंगे। तो ऐसा ये पॉइंट हमने सीखा था इंडियन सिटीजन से रिलेटेड। ये जो टोटल इनकम है अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, ये इनकम फाइंड आउट करते थे हम लोग इंडियन इनकम लेते हैं और एक फॉरेन का कौन सा इनकम लेते हैं, बिजनेस इन फॉरेन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या फिर प्रोफेशन इन फॉरेन सेटअप इन इंडिया लेते हैं। है फॉरेन का लेकिन हम लोग उसको इंडियन इनकम समझते हैं 15 लाख का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो ये इंडिया में तो आया ही नहीं है ना, एक दिन के लिए भी। तो इसका बेसिक कंडीशन 6(1) वाला, बेसिक में आपने पहला कंडीशन सीखा था 180 डेज और मोर देन 180 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। अगर ये पहला सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दूसरा चेक करने का। दूसरे में आपने सीखा था 60 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में मोर देन इक्वल टू 60 प्लस 365 डेज और मोर होना चाहिए इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो ऐसा आपने सीखा था। अब इस क्वेश्चन में देखो ये इंडियन सिटीजन है और इंडिया में आया ही नहीं, तो ये किसी भी एक्सेप्शन में कवर नहीं है। हमने 3 एक्सेप्शन सीखे थे दोस्तों। इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, और तीसरा एक्सेप्शन हमने सीखा था इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर विजिट। तो ऐसा कुछ तो है नहीं ना, तो इंडिया में आ रहा है, इंडिया में तो आया ही नहीं, गया भी नहीं, फॉरेन में ही है। तो ये नॉर्मल सम है, मतलब इसमें हमें बेसिक का पहला और दूसरा दोनों चेक करना चाहिए 6(1) के हिसाब से। तो पहला कंडीशन तो इसका सेटिस्फाई होगा ही नहीं, 0 डेज है। सेकेंड कंडीशन भी चेक करने पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 0 डेज है, 60 होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। मतलब 6(1) के हिसाब से इसका स्टेटस नॉन रेसिडेंट आ गया। अब नॉन रेसिडेंट आ गया तो आप 6(1) देखो, 6(1)(a) बोलता है अगर इंडियन सिटीजन नॉन रेसिडेंट है तो हम लोग देखेंगे लायबल है क्या फॉरेन में। तो यहाँ पे फॉरेन में तो लायबल है ही नहीं। 6(1)(a) बोलता है अगर फॉरेन में लायबल नहीं है तो हम लोग देखेंगे कि उसका टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस मोर देन 15 लाख है क्या। अगर है तो हम लोग RNOR समझ लेंगे। तो 15 लाख के लिए आपको इंडियन प्लस फॉरेन का कौन सा, बिजनेस इन फॉरेन विच वॉज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन इन फॉरेन सेटअप इन इंडिया भी देखना है। तो आप जरा देख लो, इस क्वेश्चन में लिखा है ये फॉरेन इनकम, ये और देखो ये वाला, इसको भी हम लोग इंडियन इनकम समझते हैं, प्रोफेशन इन फॉरेन सेटअप इन इंडिया, तो ये भी ऐड करना है। तो कितना हो गया, 8 + 5 13 + 10 है ना, कितना 23 लैक्स हो गया। इट इज मोर देन 15 लाख। मतलब आप डायरेक्टली इसको क्या बोलोगे, RNOR। और अगर RNOR हो गया तो इसका इनकम कितना आएगा जिस पे टैक्स देना है। RNOR को इंडियन इनकम, इसी पे टैक्स देना है जो इनकम अभी हमने फाइंड आउट किया, सारे इंडियन इनकम पे। और फॉरेन का सिर्फ कौन सा, प्रोफेशन इन फॉरेन सेटअप इन इंडिया। मतलब ये 23 लैक्स पे ही टैक्स आ भी जाएगा। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट से रिलेटेड पॉइंट है, सेक्शन 6(1)(a) से रिलेटेड। क्या लिखा है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सार्थक एंड टैक्सेबल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 assuming that no other income arise during the year। तो रेसिडेंशियल स्टेटस तो पहले मैंने बता दिया नॉन रेसिडेंट आया 6(1) के हिसाब से, लेकिन इसको 6(1)(a) एप्लीकेबल हो रहा है। तो 6(1)(a) के हिसाब से अल्टीमेटली ये क्या बन गया, RNOR। ठीक है, तो आंसर लिखते टाइम पहले आपको 6(1) का रेफरेंस देना है, 6(1) के हिसाब से स्टेटस निकालना है। 6(1) के हिसाब से नॉन रेसिडेंट आ गया, फिर आपको वहां पे
इलेबरेट करना है आगे 6(1)(a) का, है ना, मेंशन करना है, और 6(1)(a) क्या बोलता है उसके हिसाब से फिर आपको, है ना, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का फॉर्मेट, मतलब टोटल इनकम फाइंड आउट करना है और वो दिखाना है कि भाई 23 लाख है और जिसके लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो गया और अमेंडमेंट के हिसाब से RNOR हो गया। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम RNOR के हिसाब से कितना हो गया 23 लैक्स। ठीक है, फर्स्ट का आंसर RNOR एंड इनकम इज ग्रॉस टोटल इनकम इज 23 लैक्स। What would be your answer if income arising in Dubai from a profession set up in India is 2 lakh instead of 10 lakh? बोलता है इसी क्वेश्चन में आपका आंसर क्या, आंसर चेंज होगा क्या? इफ प्रोफेशन, दुबई का प्रोफेशन, है ना, इनकम अराइजिंग इन दुबई फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, प्रोफेशन जो सेटअप इंडिया में किया था वो 10 के जगह पे अगर 2 लाख है तो आंसर चेंज होगा क्या? तो अगर ये 2 लाख होगा तो 5 + 8 13 + 2 15 लाख होता है, एग्जैक्ट 15 लाख। और सेक्शन 6(1)(a) बोलता है 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको 6(1) के हिसाब से इसका स्टेटस निकालना है और 6(1) के हिसाब से नॉन रेसिडेंट ही रहेगा। और अगर नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट को सिर्फ इंडियन इनकम पे ही टैक्स लगता है। तो इंडियन इनकम क्या होगा, 5 + 8 13 लाख पे इसको टैक्स लगेगा। सेकेंड का आंसर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने 6(1)(a) के हिसाब से निकाला क्योंकि अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो रहा था, 6(1)(a) एप्लीकेबल हो रहा था। यहाँ पे 6(1)(a) एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसका टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज इज एग्जैक्टली 15 लाख, नॉट मोर देन 15। सेकेंड का आंसर हो गया, है ना। इसको लिख लिख के एक्सप्लेन करना है अपने को, थियरी टाइप, है ना, थियरी मतलब सेंटेंस फॉर्म में आपको लिखना है और कैलकुलेशन वगैरह आपको शो करना है और उसके रिमार्क्स और कंक्लूजन लिखने हैं। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ सार्थक born in दुबई, दुबई में अगर बॉर्न हुआ एंड हिज पेरेंट्स वर born इन इंडिया, तो आंसर क्या होगा? देखो, अगर ये दुबई में पैदा हुआ और पेरेंट्स इंडिया के थे तो हम लोग बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने 6(1)(a) में सीखा था, अगर आपको याद होगा 6(1)(a), इसमें 2 पॉइंट था। एक इंडियन सिटीजन के लिए था जो इंडिया में नॉन रेसिडेंट है और फॉरेन में लायबल नहीं है, मतलब यही वाला पॉइंट जो अभी हमने किया। और दूसरा हमने एक सीखा था 6(1)(a) में ही, इंडियन सिटीजन भी था, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, और ये लोग इंडिया में आना चाहिए, कम्स टू इंडिया होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में आना चाहिए। कौन से काम के लिए? फॉर विजिट, घूमने आना चाहिए। अगर कोई बंदा घूमने आ रहा है, कोई बंदा मतलब इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना है। अगर आप बोलते हो सर मोर देन इक्वल टू 182 डेज है ना, मोर देन इक्वल टू 182 डेज, तो फिर वो रेसिडेंट हो जाएगा। रेसिडेंट हो जाएगा तो फिर आगे आपको ROR है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, उसके लिए आपको एडिशनल कंडीशन देखने पड़ेंगे। मतलब ये नॉर्मल सम है, इसमें 6(1)(a) से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर समझो 182 से कम आ गया, है ना, लेस देन 182 है, तो फिर ये अमेंडमेंट क्या बोलता है कि अगर 182 से कम आ गया तो आप देखो कि उसका स्टे 120 डेज से ज़्यादा है क्या, मोर देन इक्वल टू 120 डेज है क्या ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्लस लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर होना चाहिए, और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, प्लस साथ में हमें देखना है टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, है ना, वही सेम पॉइंट, टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, वो भी 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब नॉन रेसिडेंट तो होना ही चाहिए पहले, है ना। 182 डेज से कम आ गया मतलब वो नॉन रेसिडेंट हो गया। पहला कंडीशन हम लोग चेक करते हैं 182 डेज वाला, 182 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट हो गया। तो पहले वो नॉन रेसिडेंट हो गया, उसके बाद उसका इनकम, टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, तो फिर 6(1)(a) बोलता है कि भाई अगर प्रीवियस ईयर में 120 डेज और मोर भी रहेगा तो भी चलेगा, और लास्ट 4 ईयर में 365 और मोर रहेगा तो भी चलेगा, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो अगर नॉन रेसिडेंट है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया 120 365 वाला,
और टोटल इनकम भी 15 लाख से ज़्यादा है, तो आप इसको डायरेक्टली RNOR बोल देना, ठीक है, RNOR हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए तो नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट ही रहेगा, मतलब 182 डेज से कम है समझो, है ना, और ये समझो 120 से भी कम है, या फिर समझो ये 120 से ज़्यादा है लेकिन टोटल इनकम 15 लाख से कम है, मतलब ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए, तो फिर नॉन रेसिडेंट ही रहेगा, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में ना तो वो आ रहा है ना तो जा रहा है, यहाँ पे तो बोलता है ही डिड नॉट कम टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ सिंगल डे, एक दिन के लिए भी नहीं आया था। तो अगर एक दिन के लिए भी नहीं आया था तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, मतलब वो एक्सेप्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा उसको, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला, क्योंकि उसमें हमने सीखा था कि इंडिया में आना चाहिए विजिट के लिए, तो ये सब एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मेरा आंसर सेम ही रहेगा, नॉन रेसिडेंट ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों भी आंसर मैंने बताया, 2A का। क्वेश्चन नंबर 2B देखते हैं। मिस्टर बी इज अ सेल्स मैनेजर इन PQR लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, करंट ईयर की बात कर रहा है। ही हैज रिसीव द फॉलोइंग टुवर्ड्स हिज सैलरी एंड अलावेंस और परक्विजिट, सैलरी इनकम की बात की हुई है। बेसिक पे 85,000 पर मंथ है अप टू डिसम्बर 21 एंड देयर आफ्टर इंक्रीज ऑफ 2,000 पर मंथ, ओके, मतलब अप्रैल से दिसंबर तक, है ना, कितने 9 मंथ हो गए, 9 मंथ का सैलरी 85,000 के हिसाब से, और बाद में जैन टू मार्च, है ना, जैन से मार्च 87,000 सैलरी हो गया 3 मंथ का, तो 85,000 इंटू 9 765 एंड 87,000 इंटू 3, ये कितना हो गया 2,61,000, तो सैलरी कितना हो गया 765 और 261, 10,26,000, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, डियरनेस अलावेंस 40% ऑफ बेसिक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो 40% कितना आएगा दोस्तों, 1026 का 40% इंटू 40%, 4,10,400, ये डीए है। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब डीए इन टर्म्स है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तो ये भी टैक्सेबल होगा, सैलरी भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल। क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है ना, ये लास्ट में देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना, तो सैलरी इनकम खाली पूछा है, टोटल इनकम नहीं है। अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 BAC, आपको ये आंसर 115 BAC के हिसाब से नहीं लिखना है, ठीक है। 115 BAC में वैसे भी आपने क्या सीखा था, आपको याद होगा, है ना, सैलरी में अलावेंसेस का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है ना, लेकिन उसमें हमने सीखा था कन्वेंस अलावेंस का एग्जेम्पशन हम लोग ले सकते हैं, ट्रैवल टूर ट्रांसफ़र का एग्जेम्पशन ले सकते हैं, अगर 115 BAC होता तो, है ना, रिसर्च अलावेंस का नहीं मिलेगा, हेल्पर अलावेंस का नहीं मिलेगा, डेली अलावेंस का आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, डेली अलावेंस का। और हमने सीखा था वो ट्रांसपोर्ट अलावेंस फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस टू रेसिडेंस फॉर ब्लाइंड और फिजिकली हैंडीकैप, है ना, उन लोगों के लिए जो एग्जामेशन होता है 3,200 का 1014 में, वो आप ले सकते हो 115 BAC में, बाकी का एग्जामेशन आपको नहीं मिलेगा अलावेंस में। 10-5 नहीं मिलेगा लीव ट्रैवल अलावेंस, 10-5 लीव ट्रैवल अलावेंस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, 1013A का एग्जामेशन नहीं मिलेगा, HRA का डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, 16 वाले कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, है ना, एंटरटेनमेंट अलावेंस, प्रोफेशन टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा, है ना। तो इसमें 115 BAC वैसे भी फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं पूछा है, सेकंड में बोला है व्हाट विल बी द इनकम अंडर द हेड सैलरी इफ ही ऑप्ट्स फॉर 115 BAC, तो BAC में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लिखना है और यही खाली एग्जाम्पशन लेने हैं अलावेंस से रिलेटेड, है ना। और जो मैंने बताया 10-5 1013A वगैरह आपको नहीं लेना है, उसमें लंच डिनर का भी पॉइंट था, है ना, 50 रुपीज़ पर मील का जो एग्जाम्पशन मिलता है वो भी आपको BAC में नहीं मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, मतलब इसको दो, इसका आंसर लिखना है, एक BAC के हिसाब से और एक विदाउट BAC। तो इसमें क्या करना, अभी जब स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस,
है ना। तो इसमें क्या करने का, इनकम फ्रॉम सैलरी, आई एम सॉरी, तो दो लिखने का यहाँ पे, मतलब अलग अलग फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। एक तो लिख दो रेगुलर प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से इनकम क्या, और एक लिख दो एज पर 115 बीएसी के हिसाब से क्या, आजू बाजू में ही लिख दो, है ना। तब अपने को दो बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें बीएससी वगैरह के हिसाब से भी पूछा है, तो हमें स्टेटमेंट जब बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, तो स्टेटमेंट में ही आपको दो कॉलम बना देना चाहिए, है ना, जस्ट टू सेव टाइम। एक तो आप रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से क्या इनकम आया वो देख लो, और एक 115 बीएससी के हिसाब से इनकम क्या आया वो देख लो, ठीक है। और यहाँ पे लिखते जाओ। तो बेसिक सैलरी तो दोनों में सेम होगा, डीए इन टर्म्स भी दोनों में सेम, है ना। फिर ऐसे ही आगे देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, bonus of 1 month basic pay based on the salary drawn during Jan every year। तो जैन मंथ का बेसिक पे 87,000 है ना। तो ये दोनों में तो सेम ही रहेगा, इसमें भी 87, उसमें भी 87, 115 बीएससी में भी। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 14% ऑफ बेसिक पे एंड डीए टुवर्ड्स हिज आरपीएफ। तो बेसिक और डीए का 14% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। बेसिक कितना था, 10,26,000, और डीए 4,10,400, तो टोटल आ गया 14,36,400, है ना, 14,36,400। उसका 14% कॉन्ट्रीब्यूट किया इंटू 14%, 2,01,096, 2,01,096। तो देखो आपने सीखा था, अमेंडमेंट इसमें आया था, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का अमाउंट अगर 2,50,000 से ऊपर हुआ, एक्सेस हुआ, तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन के इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है, वो पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का अमाउंट यहाँ पे लेस देन 250 है। और एक और अमेंडमेंट सीखा था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अगर 7,50,000 से ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयर के एक्सेस कंट्रीब्यूशन पे भी टैक्स लगेगा और इंटरेस्ट पे भी टैक्स लगेगा, तो वो भी पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या याद रखना है, ये 14% के हिसाब से इतना, तो 12% के हिसाब से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 12% के हिसाब से जो भी अमाउंट आएगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 12% ऑफ व्हाट, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में टर्नओवर कमीशन भी नहीं है, मतलब सेम 14% के हिसाब से इतना है, तो 12% के हिसाब से जो भी आएगा वो एग्जेम्प्ट। और ये दोनों में सेम रहेगा, 115 बीएससी में भी और रेगुलर में भी। ट्रैवलिंग अलावेंस है 5,000 पर मंथ टूवर्ड्स ऑन ड्यूटी टूर, तो 5,000 का ट्रैवलिंग अलावेंस है। अब ये ट्रैवलिंग अलावेंस आपने सीखा, ट्रैवल टूर ट्रांसफर अलावेंस, ये एग्जेम्प्ट होता है, 115 बीएसए में भी एग्जेम्प्ट होता है और रेगुलर प्रोविजन में भी। तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से दोनों में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, है ना, इस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलावेंस, रिसर्च अलावेंस दोस्तों टैक्सेबल होगा, है ना, रेगुलर प्रोविजन में एग्जेम्प्ट होता है और 115 बीएससी में टैक्सेबल होगा, है ना। रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलावेंस में हमने सीखा था जितना अमाउंट स्पेंड होगा उतना एग्जेम्प्ट, क्वेश्चन में अमाउंट स्पेंड दिया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमें समझना चाहिए 3,000 पूरा स्पेंड हो गया, है ना। तो रेगुलर प्रोविजन में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 3,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, और 115 बीएससी में ये टैक्सेबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 115 बीएससी में रिसर्च का, यूनिफॉर्म का, है ना, एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। तो ये एक डिफरेंस आएगा, ये पहला डिफरेंस आ गया, है ना। यहाँ पे रेगुलर प्रोविजन में एग्जेम्प्ट और 115 बीएससी में टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, यहाँ पे भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस ये रेगुलर प्रोविजन में एग्जेम्प्ट होगा अप टू 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस, और 115 बीएससी में ये टैक्सेबल होगा। तो 600 पर मंथ है, पर चाइल्ड है, फॉर हिज 2 सन्स एंड 1 डॉटर, मतलब 3 चिल्ड्रंस के लिए, तो 600 पर मंथ पर चाइल्ड इंटू 3 इंटू 12, इसके हिसाब से अपने को मिला, तो कितना होता है, ये 21,600 मिला, है ना। तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा कितना,
100 पर मंथ पर चाइल्ड, 100 इंटू 2 इंटू 12, है ना, तो कितना होता है 2400। तो ये एग्जेम्प्ट कर देना, बाकी का टैक्सेबल। और 115 बीएसी में, 115 बीएसी में पूरा का पूरा टैक्सेबल 21,600। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस का एग्जेम्पशन नहीं है 115 बीएसी में। एकोमोडेशन ओन्ड बाय पीक्यूआर लिमिटेड, पीक्यूआर लिमिटेड कौन है, एम्प्लॉयर, वॉज प्रोवाइडेड टू हिम इन हैदराबाद, एकोमोडेशन इसको प्रोवाइड किया हैदराबाद में फॉर द होल ईयर, एंड फर्नीचर 2 लाख वॉज प्रोवाइडेड फ्रॉम 1 अक्टूबर 21। तो फर्नीचर के साथ दिया, मतलब ये रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले फर्नीचर का, पहले रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का वैल्यू निकालना है, बाद में उसमें फर्नीचर का वैल्यू ऐड करना है। अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बेसिक सैलरी लेते हैं, डीए इन टर्म्स लेते हैं, सारे अलावेंसेस लेते हैं जो टैक्सेबल अमाउंट है वो, है ना, बोनस लेते हैं ड्यू बेसिस पे, कमीशन लेते हैं और मॉनेटरी बेनिफिट्स लेते हैं, लेकिन परक्विजिट नहीं लेते हैं। तो इसके हिसाब से अगर मैं आंसर निकालने गया तो मुझे बेसिक लेना है, डीए भी लेना है, बोनस भी लेना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये नहीं लेना है, ये हम लोग, है ना, घर के वैल्यू के लिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वगैरह और इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन वगैरह नहीं लेते हैं। ठीक है, और एग्जेम्प्ट अलावेंसेज नहीं लेते हैं, तो ये एग्जेम्प्ट अलावेंस है, ट्रैवलिंग ये नहीं लेंगे, रिसर्च एंड ट्रेनिंग फर्स्ट वाले में नहीं लेंगे, सेकेंड वाले में लेंगे, है ना, मतलब 115 बीएसी के हिसाब से जब भी आप इसका वैल्यू निकालोगे तो थोड़ा दोनों में वैल्यू डिफर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में एक में एग्जेम्पशन है, एक में एग्जेम्पशन नहीं है, तो सैलरी का अमाउंट चेंज होगा। ठीक है, तो वो आपको देखना है, और बाद में फर्नीचर का वैल्यू ऐड करना है। ये हैदराबाद में रहता है, हैदराबाद में बॉस का खुद का घर है, तो हैदराबाद का पॉपुलेशन ऑफ कोर्स मोर देन 25 लाख होगा, तो हमें कितना लेना है, 15% ऑफ सैलरी, है ना, हैदराबाद का पॉपुलेशन तो इनफैक्ट करोड़ों में होगा, तो 15% ऑफ सैलरी आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे घर के वैल्यू के लिए लेना चाहिए। और फर्नीचर 2 लाख का है, तो 2 लाख फर्नीचर का 10% हम लोग लेते हैं, 10% ऑन कॉस्ट। लेकिन वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग कि सैलरी दोनों में चेंज हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा, है ना, रेगुलर वाले में बेसिक, डीए इन टर्म्स, बोनस, कमीशन, मॉनेटरी बेनिफिट और अलावेंसेस जो भी टैक्सेबल है उसके टैक्सेबल अमाउंट वो लेने हैं, परक्विजिट नहीं लेना है। और उस हिसाब से 115 बीएसी का और रेगुलर का दोनों में घर का वैल्यू अलग आएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस ऑन हिज ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, इसने खुद का ट्रीटमेंट कराया प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसका रीइंबर्समेंट हुआ, है ना। तो मेडिकल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने सीखा था, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल है, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। तो ये 15,000 टैक्सेबल होगा 115 बीएसी में भी और रेगुलर प्रोविजन में भी। आगे क्या लिखा है, कंपनी हैज पेड प्रीमियम ऑन मेडिकल पॉलिसी परचेज्ड ऑन हिज हेल्थ, और कंपनी ने मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रीमियम भरा, तो ये पूरा एग्जेम्प्ट होता है दोस्तों, सैलरी में टैक्स नहीं लगता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जेम्प्ट होता है, और उसमें भी एग्जेम्प्ट ही होगा 115 बीएसी में। ठीक है, और मेडिक्लेम प्रीमियम पे किया तो एटीडी का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉस ने पे किया है, हमने खुद पे करना चाहिए। तो ये सैलरी से रिलेटेड हो गया, छोटा सा समय ये भी, है ना। और खाली आपको 2 कॉलम बना के बीएससी का और रेगुलर प्रोविजन के हिसाब से इनकम निकालना है। बीएससी में आपको डिडक्शन नहीं लेना है ना, 16 वाला, और इसमें डिडक्शन भी क्लेम करना है 16 वाला। ठीक है, दोनों के हिसाब से इनकम फ्रॉम सैलरी बताना है। क्वेश्चन नंबर 3A पे आते हैं। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी एंड द अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्टेड इन फॉलोइंग केसेस। टीडीएस का क्वेश्चन है ना। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए हमने सीखा था 194 वाले सीरीज, है ना, 192 सैलरी, 192A वगैरह, है ना, 193, 194 वगैरह। उसमें एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ है और 194A, C, H, I, J वाले पेमेंट किए, तो उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर देखते हैं,
1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है पहला, एस एंड कंपनी पेड 25,000 टू वन ऑफ इट्स डायरेक्टर एज सिटिंग फीस। तो डायरेक्टर सिटिंग फीस 194J में आता है दोस्तों। और डायरेक्टर सिटिंग फीस में हमने 194J में सीखा था कुछ थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन नहीं था, मतलब कितना भी पेमेंट होगा टीडीएस कटेगा ही, और रेट क्या था 10%। तो 25,000 पे 10% के हिसाब से 2,500 टीडीएस कटेगा, ठीक है। और कौन काटेगा? कंपनी काटेगी, क्योंकि कंपनी पेयर है, कंपनी इज पेइंग डायरेक्टर सिटिंग फीस, तो कंपनी विल डिडक्ट टीडीएस। नेक्स्ट पॉइंट है 2,20,000 पेड टू मिस्टर मोहन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, है ना। 2,20,000 पे किया ऑन 28 Feb 2022 बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज अर्बन लैंड। कंपल्सरी एक्विजिशन में आपने सीखा 194 LA करके सेक्शन एप्लीकेबल होता है, और वो बोलता है कि भाई 2,50,000 से ज़्यादा कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, और 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। तो इसका कॉम्पेंसेशन ही 2,20,000 है, मतलब इसमें टीडीएस कितना आएगा? निल, टीडीएस कटेगा ही नहीं। तो स्टेट ऑफ हरियाणा कितना पेमेंट करेगी? पूरा 2,20,000 विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस, नो टीडीएस विल बी attracted. Purushottam, a resident Indian dealing in hardware goods, has a turnover of 12 crore in the previous year 2021. लास्ट ईयर में पुरुषोत्तम का टर्नओवर 12 करोड़ था, और वो डील करता है गुड्स में, गुड्स बेचता है, हार्डवेयर गुड्स। ही परचेज गुड्स फ्रॉम अग्रवाल, ओके। तो अग्रवाल से खरीदा, मतलब अग्रवाल कौन है? सेलर। और पुरुषोत्तम कौन है? बायर, ठीक है, ये बायर। आगे क्या लिखा है? अग्रवाल रेसिडेंट सेलर है, ओके, रेगुलरली इन कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, ठीक है, मतलब उससे ही रेगुलरली गुड्स खरीदता है। द एग्रीगेट परचेज मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 ऑन वेरियस डेट्स इज 80 lakhs, और इसने 80 lakhs का गुड्स खरीदा है। तो उसमें लिखा है 10 जून 21 को खरीदा, 20 अगस्त को खरीदा, अक्टूबर में खरीदा, लास्ट में लिखा है ही क्रेडिटेड अग्रवाल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द सेम डेट। मतलब हम लोग जब जब खरीद रहे थे तभी तभी एंट्री पास कर रहे थे, है ना। तो हमने जब भी गुड्स खरीदा, हम कौन? पुरुषोत्तम, जब भी गुड्स खरीद रहे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल अकाउंट लिख रहे थे, मतलब एंट्री हम लोग टाइम पे कर रहे थे। एंड मेड द पेमेंट ऑन 28 फेब, लेकिन पेमेंट हमने एक साथ किया 28 फेब को 22 में, पेमेंट लास्ट में हुआ, है ना। ₹80 lakhs, ओके, टोटल 80 lakhs है ये, 25 + 27 एंड 28, ठीक है। अग्रवाल्स टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 इज 20 करोड़, ओके। यहाँ पे अग्रवाल का भी टर्नओवर 20 करोड़ है लास्ट ईयर का, और पुरुषोत्तम का टर्नओवर 12 करोड़ है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा सेक्शन है ना, 194Q एंड 206C1H। बायर पेमेंट करता है दोस्तों, तो बायर जब भी पेमेंट करेगा तो टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 194Q। और कौन से अमाउंट पे काटेगा? इफ द अमाउंट ऑफ परचेज बाय हिम इज एक्सीडिंग 50 lakhs, और एक्सेस अमाउंट पे 0.1% टीडीएस काटेगा। सिमिलरली सेलर टीसीएस कलेक्ट करता है, टीसीएस सेम पॉइंट है, 50 लाख से ऊपर का माल अगर बेचा तो सेलिंग प्राइस के साथ वो कलेक्ट करेगा 0.1%, लेकिन 0.1% विल बी एप्लीकेबल ऑन, है ना, गुड्स सोल्ड इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। तो 60 लाख का माल अगर बेचा होगा तो 10 लाख के ऊपर 0.1% एक्सेस कलेक्ट करेगा। फिर हम लोगों ने सीखा था कि अगर ये दोनों सेक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल हो गए तो हमें किसको इंपॉर्टेंस देना है? हमें इंपॉर्टेंस देना है 194Q को। 194Q 1 जुलाई 21 से एप्लीकेबल हुआ, और ये सेक्शन लास्ट ईयर ही आ गया था, 2020 में ही आ गया था, है ना। टीसीएस का पॉइंट पहले ही एप्लीकेबल हो गया था। जुलाई 21 के पहले अगर हमने गुड्स खरीदा होगा, इवन इफ द गुड्स परचेज वाज फॉर मोर देन 50 lakhs, तो हम लोग टीडीएस नहीं डिडक्ट कर सकते। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने कब खरीदा। पहला ट्रांजेक्शन हमने जून में किया, और 25 lakhs का, तो उस टाइम पे 194Q था नहीं, उस टाइम पे सिर्फ 206C1H था।
लेकिन 206 ही 1H के हिसाब से भी टीडीएस नहीं कटेगा, टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो अमाउंट 50 लाख से कम है। ठीक है, तो 206 ही 1H भी एप्लीकेबल नहीं हुआ और 194 क्यू तो जून में था ही नहीं। उसके बाद अगस्त में और अक्टूबर में हमने पेमेंट किया। देखो पहला 25 लाख का पेमेंट हुआ, फिर बाद में पेमेंट हुआ 27 लाख का, तो यहाँ पे एग्रीगेट अमाउंट 52 लैक्स हो गया टोटल। और आपने सीखा कि जैसे ही 50 लाख क्रॉस होगा तो आपको टीडीएस काटना है या टीसीएस कलेक्ट करना है। अब अगस्त में दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो गए थे, है ना। जुलाई में तो 194 क्यू भी आ गया था, तो मैं 194 क्यू के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करूंगा। कौन डिडक्ट करेगा? बायर। बायर कौन? पुरुषोत्तम। और टीडीएस डिडक्ट किस पे होगा? एक्सेस अमाउंट पे। तो यहाँ पे 2 लैक्स पे टीडीएस कटेगा। खाली हम लोग जो भी पेमेंट जुलाई के पहले हुआ है उसको एग्रीगेट में काउंट करते हैं, लेकिन हम लोग टीडीएस काटते किसके ऊपर है? 50 लाख के ऊपर जो गया उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लैक्स के ऊपर कितना आ जाएगा? 0.1%, है ना, 200। और बाद में 28 लैक्स पे पूरा आएगा, है ना, 0.1%, तो 2800। ठीक है, तो ये टीडीएस हमें काटना है ना। क्यों काटना है? बोलने का कि सर अगस्त में ही 50 लैक्स क्रॉस हो गया था, तो अब उसके बाद जितने भी पेमेंट हो गए उस पर तो टीडीएस कटेगा ही। और क्या रेट से कटेगा? 0.1। ठीक है, तो जून में कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हुआ, अगस्त और अक्टूबर में दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं, लेकिन हमें इंपॉर्टेंस देना है, प्रायोरिटी देना है 194 क्यू। तो पुरुषोत्तम विल डिडक्ट टीडीएस ऑन द अमाउंट ऑफ, है ना, गुड्स विच ही हैज परचेज इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। 50 लाख क्रॉस कभी हो रहा है? अगस्त में। तो अगस्त से टीडीएस काटना चालू करेगा। 50 लाख के ऊपर पहला पेमेंट हुआ 2 लाख का, फिर दूसरा पेमेंट पूरा 28 लाख का, उसके ऊपर टीडीएस काटेगा। ठीक है, बस ये खत्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ प्रखर फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 एंड द लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड। तो ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है ना, और ये 3,60,000 है। तो मैंने आपको बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम और लॉस, है ना, ये इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,60,000, ये कंप्यूटेड है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह माइनस नहीं करना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ ऑन शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी के शेयर्स बेचे और लॉस हो गया। अभी लिस्टेड शेयर्स है, अनलिस्टेड है, कुछ बताया नहीं। मैं फिलहाल लिखता हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 18,700। अगर ये लिस्टेड होगा तो मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111 ए बोलूंगा। ठीक है, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप 111 ए बोलो या अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलो। ठीक है, आगे क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड 6,000। सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, है ना। अभी देखो, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, अगर ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, है ना। अब ये कौन सा लैंड है कुछ बताया नहीं, तो हम लोग इसको अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड समझ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा 6,000। ठीक है, तो इसका एक नोट लिख देना कि वी हैव अज्यूम दैट इट इज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल असेट एंड देयरफॉर नो कैपिटल गेन अराइजेस। इनकम फ्रॉम रबर बिजनेस है, प्लांट्स ग्रोन बाय प्रखर लिखा हुआ है। रबर बिजनेस में आपने सीखा था, है ना, 65 और 35 का रेशियो है, 65% एंड 35% का, है ना। फिर टी कॉफ़ी में, कॉफ़ी वाले बिजनेस में 75-25 था, अगर ग्रोन एंड क्योर्ड होगा, ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड मिक्स विथ चिकोरी वगैरह तो 60-40, और टी वाले में भी 60-40 था। तो यहाँ पे 65 एग्रीकल्चरल इनकम होगा, 35 कौन सा इनकम होगा? बिजनेस इनकम।
यहाँ पे 80,000 है, तो 80,000 का 65% एग्रीकल्चरल इनकम, तो 80,000 का 35%, इट कम्स आउट टू बी 28,000। 28,000 रबर बिजनेस का इनकम, ठीक है, ये 28,000 आ गया। एग्रीकल्चर वाला पार्ट हम लोगों को क्या करना है, अगर टैक्स लायबिलिटी पूछा तो लास्ट में ऐड करके टैक्स निकालना है, बाद में रिबेट भी क्लेम करना है। लेकिन इन लोगों ने पूछा क्या है, ग्रॉस टोटल इनकम, है ना, तो डिडक्शंस वगैरह टैक्स लायबिलिटी वगैरह नहीं करना है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लॉस फ्रॉम गारमेंट बिजनेस ब्रॉट फॉरवर्ड बोला है, डिसकंटिन्यूड इन द ईयर 1920। 2 साल पहले ये बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया था, है ना। डिसकंटिन्यूएशन में मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि अगर मेंटेनिंग, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का बिजनेस है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, अगर डिसकंटिन्यू किया तो लॉस भी डिसकंटिन्यू हो जाता है, दैट कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। ये नॉर्मल बिजनेस है, गारमेंट बिजनेस है, यहाँ पे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना। तो अभी इस साल आया 1920 का, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, तो 1920 प्लस 8, है ना, 27-28 तक कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, नॉर्मल बिजनेस है ये। तो आप क्या करो, इसको आप कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे मैं ब्रॉड फॉरवर्ड लिख देता हूँ, गारमेंट बिजनेस, कितना, 70,000 का लॉस। नेक्स्ट क्या दिया दोस्तों, लॉस फ्रॉम बेटिंग है 5,500, इसका तो सेट ऑफ होगा ही नहीं, इसका एक नोट लिख देना, है ना, क्यों, कैजुअल इनकम, कैजुअल विनिंग इनकम वगैरह में अगर इनकम आता है तो फुल्ली टैक्सेबल, लॉस आता है तो नो सेट ऑफ। इनकम फ्रॉम लॉटरी है, नेट अमाउंट दिया हुआ है 5,460। तो इनकम फ्रॉम लॉटरी मतलब ये विनिंग इनकम है, और इसमें आपने सीखा था 115 डबल भी एप्लीकेबल होता है, वो बोलता है कि टीडीएस कटना चाहिए क्या रेट से, 30%, बट अमाउंट ऑफ विनिंग कितना होना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा। अब ये अमाउंट बहुत देखो 10,000 से कम ही है, फिर भी नेट दिया हुआ है, मतलब सामने वाले ने टीडीएस काटा ही है इस पे भी। तो यहाँ पे आप अपना दिमाग, है ना, रूल्स वगैरह अप्लाई मत करना। हमने सीखा है कि 10,000 के ऊपर अगर गया तो टीडीएस कटता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाला जो टीडीएस काट रहा है वो सब देख के ही टीडीएस काटे। ऐसे भी वो कुछ लोग इनोसेंटली भी क्या करते हैं, इवन इफ टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है तो भी काट देते हैं, तो क्वेश्चन में तो दिया हुआ है नेट, आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, इट इज़ क्लियरली मेंशन, तो आप इसको ग्रॉसिंग अप करोगे, आप क्या करोगे, इनटू 100 डिवाइड बाय 70, क्योंकि ये 30 डिडक्ट होके आया है, तो टीडीएस कटा है 5460, इनटू क्या करना है दोस्तों, 100 डिवाइड बाय 70, तो 7,800 ये लिखना है, और ये फुल्ली टैक्सेबल है, इसका भी सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। विनिंग इनकम मैं लिख देता हूँ 7,800। अब क्या करना है देख लो, लॉस में अपने पास बस दो ही है, शॉर्ट टर्म लॉस को हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं ओनली अगेंस्ट शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अपने पास लॉन्ग टर्म गेन है यहाँ पे सामने, तो ये सेट ऑफ हो जाएगा 6,000, तो कितना बचेगा 12,700, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओके। अब इसको मैं क्या करूँगा, कैरी फॉरवर्ड, है ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ही था वो भी कम पड़ा, तो बाकी का कैरी फॉरवर्ड। गारमेंट बिजनेस है तो इसको बिजनेस में ही सेट ऑफ कर सकते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड जो भी आया हुआ है उसका सेम हेड होना चाहिए, बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम, खाली एक एक्सेप्शन था, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप किसी भी हेड में सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी, तो यहाँ पे बिजनेस है 28,000 रबर बिजनेस, है ना, और कितना है ये 70,000 था, ओके, तो ये 28 गया, मतलब इसको भी कैरी फॉरवर्ड करना है, 70 माइनस 28, तो 42,000 ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो टोटल इनकम में क्या आएगा, टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, रबर तो गया, ये भी गया, विनिंग इनकम आएगा, तो ग्रॉस टोटल इनकम अपना कितना आएगा, 3,60,000 प्लस 7,800, 367,800 इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी सी,
Mr. A, employed with B Private Limited, residing in Chennai, filed his return of income by 30th जुलाई। इसने रिटर्न फाइल किया 30th जुलाई को, एक दिन पहले किया, ड्यू डेट 31st जुलाई होता है नॉर्मली। ही हैज़ नो अदर इनकम, और उसके पास कोई दूसरा इनकम नहीं है अदर देन सैलरी, सैलरी को छोड़ के। ही हाउएवर हैज़ फेल्ड टू लिंक हिज आधार विद पैन। अच्छा, आधार लिंकिंग का पॉइंट दिया है, मतलब ये कौन सा सेक्शन 139 डबल ए वाला। आधार लिंक कब तक करना चाहिए, तो हमें 31 मार्च 2022 तक करना चाहिए। ये जो इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट डाला था, आपको पता होगा स्टेचुटरी अपडेट में वेबसाइट पे, उसमें ये पॉइंट डाला था, है ना, कि 31 मार्च 22 तक अपडेट कर दो, लिंक कर दो आधार को पैन के साथ। अगर लिंक नहीं किया तो 1 अप्रैल 22 से आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। फिर आपको ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेटिव करने के लिए, है ना, एक सेक्शन हमने रूल सीखा था 114 ट्रिपल ए करके, वो बोलता है कि आप जब भी लिंक करोगे तब से ऑपरेटिव हो जाएगा। और आधार अगर आपने लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड आपका इनवैलिड हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। फिर वो पैन कार्ड को आप यूज़ नहीं कर सकते, पैन नंबर को, फॉर एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वेयर पैन कार्ड इज नीडेड, है ना। उसको आप अगर समझो आपके नाम पे टीडीएस कट रहा है, तो आप अपना पैन नंबर दोगे तो सामने वाला देखेगा इनऑपरेटिव है, तो वो टीडीएस भी ज़्यादा काटेगा। आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे, आपको फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा 234F का, है ना। ये सब हमने सीखा था। लेकिन उसमें आपने ये भी पॉइंट नोट किया होगा कि ये 114 ट्रिपल ए, ये इसको एप्लीकेबल किया है 1 अप्रैल 23 से। मतलब ये मार्च 22 से मार्च 23 तक, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि आप रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, है ना, 234F का फाइन वगैरह लगेगा, आप जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा टीडीएस डिडक्ट होगा, ये सब पॉइंट अभी फ़िलहाल के लिए इन लोगों ने पोस्टपोन किया हुआ है ना। लेकिन आपको एक फ़ाइन तो देना पड़ेगा अगर आप लिंक लेट करते हो तो। लिंक या लेट, मतलब आधार को अगर लिंक, पैन को अगर आधार लिंक किया पैन से और डिले किया, तो 234H करके सेक्शन था, उसके अंदर पेनल्टी लगता है। और वो 234H क्या बोलता है कि अगर आपने 3 महीने के अंदर लिंक कर दिया और आधार को, पैन को आपने अगर ऑपरेटिव कर दिया, तो फिर 500 रुपये का फाइन दे देना। मतलब ये मार्च 22 है, मार्च 23 तक आपको क्या करना चाहिए, लिंक कर देना चाहिए पैन को आधार के साथ। तो फाइन कितना लगेगा, खाली 500 रुपीज़। लेकिन अगर मार्च के ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा टाइम लगाया तो 1000 रुपये का फाइन आपको लगेगा 234H में। तो ये स्टेचुटरी अपडेट जो अमेंडमेंट था उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। तो फेल टू लिंक हिज आधार विद पैन ऑन रिटर्न फाइलिंग डेट। आगे बोलता है व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर लिंकिंग आधार। लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट तो 31 मार्च 22 था। What is the consequences for him if he has linked Aadhaar with PAN on 31st August? अगर उसने 31 अगस्त को लिंक किया तो क्या होगा, तो वो कॉन्सिक्वेंसेज जो मैंने बोला वो तो एप्लीकेबल नहीं है ना, कि भाई अब वो रिटर्न नहीं फाइल कर सकता है वगैरह, है ना, क्योंकि वो सारे पॉइंट तो पोस्टपोन किए हुए हैं। खाली बोलेगा सर इसको 234H का पेनल्टी लगेगा, और अगस्त में किया है, मतलब 3 महीने से ज़्यादा टाइम लगाया, है ना। मार्च अप्रैल में जून तक करना चाहिए था, तो इसको 1000 का फाइन लगेगा 234H में। आर देयर एनी एक्सेप्शन प्रोवाइडेड अंडर 139 डबल ए फ्रॉम कोटिंग ऑफ आधार नंबर। यस, वहाँ पे एक्सेप्शन था कि अगर सिटीजन नहीं है इंडिया का, जम्मू एंड कश्मीर का, आसाम का, है ना, और मेघालय वगैरह का सिटीजन है, तो ऐसे केस में, मेघालय वगैरह का रेसिडेंट है, तो ऐसे केस में आधार को लिंक नहीं किया तो भी चलेगा। मतलब ऐसे केस में प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सिर्फ आपको एक्सेप्शन में लिख देना है कि ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता है फॉर द रेसिडेंट ऑफ आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय, है ना। नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, फॉरेन सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है लिंकिंग करना। वैसे भी उनके पास पैन कार्ड होता भी नहीं है, आधार कार्ड होता भी नहीं है, आधार कार्ड, है ना। फिर उसमें एक और पॉइंट था, अगर एज 80 ईयर्स और मोर है, वहाँ पे भी ऐसे सिटीजन्स को भी लिंकिंग, आधार लिंकिंग इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं।
4A क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर चार्जेबल टू टैक्स एंड द अमाउंट लायबल टू टैक्स। तो आपको बताना है कि इस पे टैक्स लगेगा क्या। पहला क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन 3 लाख रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 22 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टूवर्ड्स अर्बन लैंड अक्वायर्ड बाय इट। तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने कंपलसरी एक्विजिशन किया है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन दिया, मतलब ये कॉम्पेंसेशन लेट मिला हमें। कभी मिला, मार्च 22 को, और लेट मिला, इसके लिए इंटरेस्ट मिला। आगे लिखा है 40% ऑफ एनहांस कॉम्पेंसेशन इंटरेस्ट पर्टेन्स टू प्रीवियस ईयर 2021। इसमें से 40% लास्ट ईयर का है, 2021 का। तो आपने सीखा था इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड एंड आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50%, है ना। तो 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में टैक्स देना है, मतलब 1.5 लाख पे टैक्स लगेगा। ये सिंपल पॉइंट था। अब ये कौन से ईयर से बिलोंग करता है उससे मतलब नहीं होता है, जिस ईयर में मिला उस ईयर में आपको टैक्स देना है, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50%। सिंपल पॉइंट। सेकेंड में बोला है नारायणन ट्रांसफर्ड 1000 शेयर्स ऑफ बीएस लिमिटेड टू एबी लिमिटेड। एबी प्राइवेट लिमिटेड को शेयर्स बेचा, है ना, ऑन 1 जून 21 फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 लाख। 2 लाख में शेयर बेच दिया। व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, है ना, एज ऑन द ट्रांजेक्शन डेट वॉज 3 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख था और बेचा है कितने में, 2 लाख में। ये कम भाव में बेचा है। द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स फॉर नारायणन वॉज 2,75,000 और इसका फेयर मार्केट वैल्यू 2,75,000 था। द ट्रांसफर वॉज इफेक्टेड ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट में हमने नहीं बेचा, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बेचा, मार्केट के बाहर बेचा। स्टॉक एक्सचेंज में बेचा होता तो 112A 111A एप्लीकेबल होता, ऑन विच सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स वॉज नॉट पेड। ओके। BS लिमिटेड इज क्लोजली हेल्ड अनलिस्टेड कंपनी। ओके, मतलब ये शेयर्स BS लिमिटेड का अनलिस्टेड शेयर्स है। तो अनलिस्टेड शेयर्स है तो आपने एक पॉइंट सीखा था 50CA करके सेक्शन, अगर आपको याद होगा। वो बोलता है अगर अनलिस्टेड शेयर्स आप बेचते हो एट लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू, तो सेलिंग प्राइस में फेयर मार्केट वैल्यू और सेल कंसिडरेशन विचएवर इज हाई आएगा। तो यहाँ पे FVOC क्या आएगा, 3 लाख आएगा, है ना, फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। लेस आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज 2,75,000, मतलब 25,000 का आप लिखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये पॉइंट लिखना था। और AB प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर खरीदा है, कम भाव में खरीदा ना। AB प्राइवेट लिमिटेड ने 3 लाख का शेयर 2 लाख में ही खरीदा। तो सेक्शन 56(2) के हिसाब से AB प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा, है ना। वो बोलेगा कि हमने शेयर्स खरीदा, याद करो डीजे साहब, ड्राइंग्स, ज्वेलरी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज वगैरह एट लेस देन द मार्केट वैल्यू। तो 3 लाख का शेयर, इसने 3 लाख का शेयर अगर 2 लाख में खरीदा तो 1 लाख का अदर सोर्स में टैक्सेबल। ये 50,000 से ज्यादा है इसलिए फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, AB प्राइवेट लिमिटेड को अदर सोर्स और इसके लिए कैपिटल गेन नारायणन के लिए। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर A रिसीव्ड 5 लाख ऑन 1 मार्च 22 फ्रॉम श्री पुष्पक चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर मीटिंग हिज मेडिकल एक्सपेंसेस। ओके, 5 लाख मिला अपने को, चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला मेडिकल एक्सपेंस इनकर करने के लिए। द ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट का सेक्शन 12 पहले AA था, अभी 12AB आ गया 2021 से ही, है ना। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, उसके तहत इनको रजिस्ट्रेशन मिलता है ट्रस्ट को। तो चैरिटेबल ट्रस्ट से अगर हमें गिफ्ट मिला, 5 लाख मिला, हमारे लिए तो गिफ्ट ही है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ट्रीटमेंट के लिए मिल रहा है। तो याद करो सेक्शन 56, है ना, 2 क्लॉज 10 क्या बोलता है कि अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है हॉस्पिटल से, यूनिवर्सिटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, रिलेटिव से, हॉस्पिटल से, है ना, या फिर इनहेरिटेंस के थ्रू, मैरिज के टाइम पे, डेथ कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द डोनर के वजह से गिफ्ट मिला, तो आपके लिए नॉट टैक्सेबल होता है। तो ये पूरा का पूरा ट्रस्ट से मिला है इसलिए नॉट टैक्सेबल। 5 लाख पे हमें टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 4A हो गया। 4B देखते हैं। मिस प्रिया एज्ड 61 ईयर, सीनियर सिटीजन है, हैज टोटल इनकम ऑफ 750 इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो उसमें प्रोफेशनल इनकम भी है, ठीक है।
and has paid advance tax of 10,000 on 13 December 21. एडवांस टैक्स इसने 13 December 21 को पे किया. She has filed her return of income on 15 June 22. रिटर्न पहले ही फाइल कर दिया था. 15 जून सॉरी रिटर्न लेट फाइल किया, 22 को फाइल किया. एडवांस टैक्स भर दिया था पहले ही, है ना, 13 December 21 को. कैलकुलेट सेल्फ असेसमेंट टैक्स. तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स मतलब रिटर्न फाइल करने के टाइम पे हमें कितना टैक्स भरना है वो आपको बताना है. एडवांस टैक्स वगैरह टीडीएस वगैरह माइनस करके जो अमाउंट बचता है प्लस 234 एबीसी का इंटरेस्ट ऐड करके जो आएगा वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, वो आपको भरना चाहिए. एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन अंडर सेक्शन 234 एबीसी इफ एनी. तो देख लो दोस्तों, इसका असेसमेंट ईयर 22-23 है, मतलब 21-22 का रिटर्न है. और ये रिटर्न हमें फाइल करना चाहिए 31 जुलाई 22 को. इसने रिटर्न कभी फाइल किया? इसने शी हैज फाइल रिटर्न ऑन 15 जून 22, मतलब पहले ही कर दिया 15 जून 22 को. एडवांस टैक्स कभी भरा 10,000 का? 13 December 21 को. तो December 21 को ही एडवांस टैक्स भर दिया था. ठीक है, कितना? 10,000. कैलकुलेट टैक्स. इसमें टैक्स पूछा है, अभी क्या करना है आपको? 7,50,000 के ऊपर टैक्स निकालना है और सीनियर सिटीजन है. ठीक है, इसमें 115 बीएससी वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो आपको रेगुलर टैक्स निकालना है. तो 7,50,000 पे टैक्स कितना आएगा? पहले 2,50,000 पे नो टैक्स, नेक्स्ट 2,50,000 पे 12,500 5% के हिसाब से 5 लाख हो गया. फिर बैलेंस 2.5 लाख बचा, 2.5 लाख पे 20%, तो 50,000, है ना. तो पहला 250 पे मैं इधर लिख देता हूँ 0, नेक्स्ट 250 पे 5% 12.5, 5 लाख हो गया. फिर 2.5 लाख बचा, 2.5 लाख पे कितना? 20%, 50,000. तो ये 62,500 हो गया, प्लस 7.5 लाख है, मतलब अरे आई एम सॉरी, ये सीनियर सिटीजन है, 61 ईयर है. तो 3 लाख पे 0, 2 लाख पे कितना? 10,000 5% के हिसाब से, है ना. और फिर कितना बच गया? ये कितना? 5 लाख. तो 2.5 लाख पे 20%, तो कितना हो गया? 60,000. इसके ऊपर सेस आएगा 4%, 2,400, 62,400. हमने एडवांस टैक्स कितना भरा है? 10,000. हम लोग नॉर्मली पहले माइनस करते हैं, टीडीएस है ही नहीं. 62,400 को असेस टैक्स बोलते हैं. फिर माइनस करते हैं हम लोग क्या? एडवांस टैक्स. एडवांस टैक्स कितना? 10,000. शॉर्टफॉल आ गया 52,400 का. अब इसको 234A का इंटरेस्ट लगेगा क्या? 234A का लगता है ड्यू डेट के बाद से, 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल किया. तो इसने रिटर्न तो पहले ही फाइल किया हुआ है, तो 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा. ठीक है, 234B का इंटरेस्ट लगेगा. 234B क्या बोलता है? अगर आपने एडवांस टैक्स भरा ही नहीं या आपने कम भरा, असेस टैक्स से 90% कम, तो असेस टैक्स कितना है? 62,400. 62,400 का 90% कितना आता है? 56,160, है ना. 56,160 से कम भरा है हमने, तो आपको शॉर्टफॉल पे, शॉर्टफॉल कितना है? 52,400. 52,400 पे आपको इंटरेस्ट लगेगा. और इंटरेस्ट क्या लगेगा, क्या रेट से? 1% पर मंथ के हिसाब से. अप्रैल से लगेगा जब आप टैक्स भरोगे. तो हम लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब भरते हैं? रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे. रिटर्न फाइलिंग हमने 15 जून को किया है, तो जून तक का अपने को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा आपको, है ना. अप्रैल 22, मई 22 और जून 22 तक का. 234C के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना. 234C इंस्टॉलमेंट की बात करता है. हमें भरना चाहिए था कितना? 62,400. तो 62,400 आपको पे करना है. असेस टैक्स का अमाउंट पे करना है, और इसके लिए 4 इंस्टॉलमेंट था, है ना. 4 इंस्टॉलमेंट आपको याद होगा. पहला 15 जून, दूसरा 15 सितंबर, है ना. फिर 1 मिनट, पहला था 15 जून, फिर 15 सितंबर,
15 दिसंबर और 15 मार्च। ठीक है, तो भरना कितना है हमें पे करना है 52,400, सॉरी असेस टैक्स इज हाउ मच 62,400, 62,400, 62,400 का पहला 15% 9360, 45% 28,080, 28,080, 46,800, एंड 62,400। कितना भरना चाहिए था लेस एडवांस टैक्स, हमने भरा कितना? क्वेश्चन में लिखा है 10,000 भरा हुआ है, वो भी कभी भरा है 13 दिसंबर 21 को। 13 दिसंबर 21 मतलब यहाँ पे 15 दिसंबर के पहले, तो यहाँ पे हमने 10,000 भरा, मतलब यही 10,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट में भी कैरी फॉरवर्ड, स्टार्टिंग का दो नहीं भरा, तो आपको 9360 पे, यहाँ पे 28,080 पे, फिर यहाँ पे जो डिफरेंस है ना 36,800 पे, और यहाँ पे 52,400 पे, इस पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, इस पे 3 महीने का, इस पे 3 महीने का, और इसके ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है 1% के हिसाब से। तो इस तरह से आपको 234C का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो वही सेल्फ असेस टैक्स आ जाएगा। सेल्फ असेस टैक्स में क्या क्या आ गया, ये 52,400 प्लस 234B का इंटरेस्ट और 234C का इंटरेस्ट। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स, अ रेसिडेंट एज्ड 56 ईयर, till recently was a successful businessman filing his return of income regularly and promptly every है ना ever since he obtained PAN। तो रिटर्न फाइल कर रहा था ये जब से पैन लिया है। ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक पीरियड his business suffered severely and he incurred a huge loss। he was not able to continue his business and finally on 1st Jan 22 he decided to wind up his business, which he has also promptly intimated to the jurisdictional assessing officer about the closure of the business। है ना, बिजनेस बंद कर दिया और इसने jurisdictional assessing officer को इन्फॉर्म भी किया कि मैं बिजनेस क्लोज डाउन कर रहा हूँ। The assessing officer sent him a notice to tax the income of the assessment year 22-23 during the assessment year 21-22। तो असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि भाई आपका इनकम प्रीवियस ईयर का इनकम है 21-22 का, और उसी ईयर में हम लोग टैक्स करेंगे सेम ईयर में। डज द असेसिंग ऑफिसर हैव द पावर टू डू सो? आर देयर एनी एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। अब ये कौन से चैप्टर से पॉइंट उठाया है? ये बेसिक कंसेप्ट वाला है ना, पहला ही चैप्टर था हमारे मॉड्यूल के हिसाब से, और हम लोगों ने सीखा था प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट। उसमें लिखा, नॉर्मली हम लोगों ने क्या सीखा है कि प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में असेस्ड होता है, टैक्स हम लोग असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। लेकिन उसमें एक्सेप्शन था दोस्तों, सेक्शन 172, 174, 174A, 175, 176, है ना। और वो एक्सेप्शन क्या बोलता है, उसमें हमने सीखा था ना, अगर नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस करता है, 172 में था ऐसा, तो उसका प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा, है ना। 174 बोलता है अगर कोई पर्सन परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है तो प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। 174A था, है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म किया तो प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में, जिस ईयर में वो इवेंट कंप्लीट हो गया या उसी ईयर में उसको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। फिर 175 वगैरह था, अगर कोई समझो पर्सन असेट अपने बेच रहा है ना, विद एन इंटेंट टू इवेट टैक्सेस, है ना, तो उसको उसी ईयर में टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो अगर कोई पर्सन अपने एसेट बेच रहा है, ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी अवॉइड टैक्स करने के लिए, तो गवर्नमेंट बोलता है प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही 176 करके सेक्शन था, वो ये वाला पॉइंट है कि अगर डिसकंटिन्यूड बिजनेस है तो फिर प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये पूरा डिस्क्रेशन होता है दोस्तों, असेसिंग ऑफिसर के ऊपर रहता है। असेसिंग ऑफिसर चाहे तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगाए या तो फिर असेसमेंट ईयर में। तो इसने क्या किया, प्रीवियस ईयर में ही उसको नोटिस भेजा टैक्स लगाने के लिए,
तो असेसिंग ऑफिसर का पावर है क्या? आंसर इज यस, 176 ने इसको पावर दिया हुआ है। और आगे क्या लिखा? आर देयर एनी एक्सेप्शन टू द जनरल रूल? अभी जो मैंने पॉइंट आपको बताया 172 से लेके 176 तक के, वो सारे पॉइंट आपको इसमें लिख देने चाहिए कि वो एक्सेप्शन है कि नॉर्मली प्रीवियस ईयर का इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्स होता है, लेकिन इन एक्सेप्शनल केसेस प्रीवियस ईयर का इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगेगा। ठीक है, तो छोटा सा एक क्वेश्चन था 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पे ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस कंप्यूट द टोटल इनकम of Raman and his wife Savita for the assessment year 22-23. Raman had a fixed deposit of 5 lakh in the bank. उसके नाम पे FD है 5 लाख का. He instructed the bank to credit the interest on deposit at 6% from 1st April 21 to March 22 to the saving account of his brother's son for his education. तो उसने अपने भाई के बेटे के नाम पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट क्या किया? ट्रांसफर कराया। तो आपने सीखा था, ये क्लबिंग ऑफ इनकम वाला पॉइंट है। सेक्शन 60 बोलता है कि अगर आपने इनकम ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट, तो वो इनकम 60 के हिसाब से क्लब हो जाएगा ट्रांसफरर के हाथ में, है ना। फिर 61 था, 61 में आपने क्या सीखा था? असेट ट्रांसफर किया। असेट ट्रांसफर अगर करते हैं तो असेट क्लब नहीं होगा, लेकिन असेट का इनकम क्लब होगा। उसमें 2 चीजें आपने सीखा था। अगर असेट ट्रांसफर किया, है ना, असेट अगर रिवोकेबल ट्रांसफर किया, रिवोकेबल मतलब हम लोग असेट को वापस रिवोक करने वाले हैं, रीस्टोर बैक करने वाले हैं, वापस लेने वाले हैं, तो गवर्नमेंट बोलता है फिर ट्रांसफरर को ही टैक्स देना पड़ेगा, उसके हाथ में ही क्लब होगा। अगर इरिवोकेबल ट्रांसफर है असेट का, तो फिर असेट का इनकम क्लब नहीं होगा एज लॉन्ग एज द ट्रांसफरी इज अलाइव, है ना, या उसके कंडीशंस क्लॉज वगैरह तोड़ता है कौन? ट्रांसफरी। लेकिन इमीडिएटली जब पावर टू रिवोक अराइज हो जाएगा तो ट्रांसफरर के हाथ में क्लबिंग चालू हो जाएगा, ऐसा हमने सीखा था। तो यहाँ पे इसने क्या किया? ये इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब इनकम दे रहा है अपने भाई के बेटे को, तो ये इसके हाथ में ही क्लब होगा सेक्शन 60 के हिसाब से। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है दोस्तों, मतलब इसके ऊपर ATTTA का डिडक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ही टैक्स देना है। 5 लाख के ऊपर 6% कितना? 30,000 आ रहा है, और अप्रैल से मार्च है, तो 30,000 इसके हाथ में टैक्स हो जाएगा। उसमें से आपको ATTTA का डिडक्शन बाद में क्लेम करना है। आगे क्या लिखा है? सविता इज बीकॉम ग्रेजुएट, तो उसकी वाइफ, है ना, बीकॉम ग्रेजुएट है एंड वर्किंग इन ABC प्राइवेट लिमिटेड एज एन अकाउंटेंट। तो देखो, बीकॉम ग्रेजुएट है और अकाउंटेंट का जॉब है विद अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000, सैलरी भी 25,000 है। रमन होल्ड्स 30% इक्विटी शेयर ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड। अभी रमन ने उस कंपनी का शेयर्स भी खरीदा हुआ है। ये कौन सा सेक्शन है? 64(1)(2), इनकम ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच assessee is holding 20% और मोर शेयर्स। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर है, लेकिन ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा ही नहीं। रीजन क्या है? वो बीकॉम ग्रेजुएट है और उसके कॉम्पिटेंसी, उसके नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस, उसके टैलेंट, उसके स्किल के हिसाब से उसको सैलरी मिल रहा है, तो ऐसे इनकम को आप क्लब नहीं करोगे, इसके ऊपर सविता ही टैक्स देगी। ठीक है, तो ये रमन का इनकम, ये सविता का इनकम। और क्या लिखा है? मंथली सैलरी 25,000 है, तो साल का 3 लाख आएगा। 3 लाख में से आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस करना चाहिए, वो याद रखना। मतलब ये 2,50,000 सैलरी इनकम आएगा। Raman started proprietary business on 1st April 20 with a capital of 10 lakh. He incurred a loss of 2 lakh during the year 2021. Last year लॉस किया। ओके, मतलब इसका कैपिटल 10 लाख था, 2 लाख तो लॉस में चला गया, तो 8 लाख का कैपिटल इस साल बचा। टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन, सविता गिफ्टेड अ 4 lakh, अ सम ऑफ 4 lakh टू हिम ऑन 1st April 21। तो उसकी वाइफ ने 1st April 21 को 4 लाख और दे दिया, गिफ्ट में दिया। मतलब टोटल कैपिटल कितना हो गया? 12 लाख करंट ईयर का। अब देखो, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है, दिस बिजनेस वाज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड स्पाउस गिफ्टेड द अमाउंट ऑन 1st April दिस ईयर। तो हमने सीखा था, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप पैसे लगा रहे हो गिफ्टेड अमाउंट, तो वो 1st April को ही होना चाहिए। इन बिटवीन द ईयर अगर आपने इन्वेस्ट किया, तो जिस ईयर में इन्वेस्ट किया उस ईयर में क्लबिंग नहीं होता है। तो वाइफ ने ये पैसे दिए
1 अप्रैल 21 को विच वॉज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाई रमन। रमन ने सेम डे इन्वेस्ट किया, तो क्लबिंग प्रोविजन सेम ईयर से चालू हो जाएगा 21-22 से। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर, और प्रॉफिट भी उसके ऊपर 3 लाख का मिला, तो 12 लाख पे 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, है ना। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 लाख पे, है ना, कितना होता है, यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा, है ना। 3 4 जा 12, तो ये 1 लाख और ये 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख का अमाउंट क्लब कर देना, इसके ऊपर सविता टैक्स देगी और 2 लाख के ऊपर रमन टैक्स देगा, ठीक है। हमने फॉर्मूला सीखा था, इनकम फ्रॉम बिजनेस इनटू गिफ्टेड असेट, मतलब इनटू कितना, इनकम फ्रॉम बिजनेस 3 लाख इनटू 4 लाख डिवाइड बाय 12 लाख। 12 लाख क्या है, कैपिटल बैलेंस इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ गिफ्ट। आगे क्या लिखा है, साजन यंगर सन है रमन का, एज 17 ईयर, 17 साल का भाई है, बॉर्न इन अ डिबेट कंपटीशन, है ना। यंगर सन है, आई एम सॉरी, उसका बेटा है, और 17 साल का है, मतलब माइनर सन है ना। बॉर्न इन अ डिबेट कंपटीशन ड्यूरिंग द एनुअल कंपटीशन हेल्ड एट हिज स्कूल। स्कूल में एनुअल कंपटीशन था और उसमें डिबेट में वो जीता, और रिसीव्ड अ कैश अवार्ड ऑफ 10,000, तो 10,000 का कैश अवार्ड मिला। अब ये कैश अवार्ड किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, तो सजन के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। एंड ही ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट ऑफ 7,000 ऑन बैलेंस मेंटेन्ड इन सेविंग अकाउंट, है ना। और उसको इंटरेस्ट भी मिला 7,000 का, उसने सेविंग अकाउंट मेंटेन किया था, तो 7,000 क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। ये 10,000 क्लब क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने सीखा था अगर स्किल के वजह से, टैलेंट के वजह से, एक्सपीरियंस नॉलेज के वजह से इनकम होता है माइनर चाइल्ड को, तो माइनर चाइल्ड हिमसेल्फ इज लायबल टू पे टैक्स। लेकिन ये इंटरेस्ट इनकम पैसिव इनकम है, और पैसिव इनकम क्लब होता है। तो इसमें अभी आपको याद रखना है, ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है, तो इसके ऊपर ATTTA भी आएगा, ठीक है। और 7,000 का इनकम है, तो 7,000 इनकम क्लब हो जाएगा किसके हाथ में, है ना, रमन के हाथ में, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ था ही नहीं। उसके बाद GST चालू हुआ, तो GST मैं नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ, ठीक है। ये रही डायरेक्ट टैक्स की बात। तो पेपर वॉज सिंपल, अगर प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा तो पेपर सिंपल ही है ना। अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो फिर अलग बात है, फिर सिंपल क्वेश्चन भी डिफिकल्टी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और मैं GST का पेपर एक्सप्लेन करता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, सी यू।